start with the topic for today. Okay, so as far as the introduction goes, Assalamu alaikum. My name is Bakhtar Nawaz. I'm a first year medical student and I'll be teaching you chemistry for this cohort. So let's just start with the topic directly. क्या आज का topic क्या है, right? So the topic for today is basically fundamentals of organic chemistry, or different books में there's a different name for it, and it's introduction to organic chemistry. Right, it's one of the most important chapters considering कि only in grade 12, especially for the entry kids, A levels में तो you have like a ए लेवल्स में एएस में भी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं एंड सेकंड ईयर में भी पढ़ रहे होते हैं, राइट? बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द इंटर किड्स, तो दे आर यूजुअली डूइंग द केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेन पोर्शन होता है इन द थर्ड ग्रेड. सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर एंड दिस सेट्स द बेसिक्स फॉर द आगे वाले चैप्टर्स, बिकॉज बहुत सारे चैप्टर्स हैं एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एमडी कैट सिलेबस. Right, so we'll basically start with organic chemistry. Whenever we say the word organic chemistry, हमारे दिमाग में एक बात होती है कि we are talking about the element which is carbon, right? कि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन है तो हमारे दिमाग में बात आती है, अच्छा, it's going to be an organic compound. Organic chemistry, in simpler words, it's the study of organic compounds. But what are organic compounds? हमारे दिमाग में तो यूजली डेफिनेशन चल रही होती है, इट्स बेसिकली अच्छा किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन है तो इट्स गोइंग टू बी एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. While it's true, it's not completely true. How, for instance, if I'm saying carbon dioxide. Now, carbon dioxide के अंदर मुझे पता है कि मेरे पास element carbon is present right here. But is it an organic compound? It's not an organic compound, right? So it's not an organic compound. इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे there are other compounds. Let's say for instance calcium carbonate. Is it an organic compound? Just because मैं कह सकती हूँ कि organic compound होगा क्योंकि इसके अंदर carbon है, it's not an organic compound. So जो usual हमारे पास concept होता है कि अच्छा किसी भी कंपाउंड की बात कर लें जिसके अंदर हमारे पास कार्बन होगा, हम कह लेंगे अच्छा जी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है. बट इट्स नॉट ट्रू. हमारे पास जो बेसिक डेफिनेशन है ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट्स द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, राइट? सो नॉट अलोन कि आप ये कह दें कि अच्छा जी जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन होगा वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा. ऑल द कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन, या इन सिंपल वर्ड वी कैन से हाइड्रोकार्बन्स के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो स्टडी होती है दैट इज बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड प्लस द डेरिवेटिव्स. फॉर इंस्टेंस इफ आई एम सेइंग CH4, राइट, इट्स व्हाट इसे हम कहते हैं मीथेन. बट अगर मैं यहीं पर आ जाती हूँ, यहाँ पर अगर आप देखें आपके पास कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, एंड दिस इज द फंक्शनल ग्रुप जिसे हम बेसिकली कहते हैं कि अच्छा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है. दिस इज नोन एज इथेनोइक एसिड अगर हम इसके नेम पर जाएं. अब इसके अंदर आप देखें हाइड्रोकार्बन क्या था, कार्बन भी एंड हाइड्रोजन भी. सो यस वी कैन से दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इसकी जो स्टडी होगी उसे हम कहेंगे हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है. बट इफ एट द सेम टाइम यू लुक एट दिस कंपाउंड, इसके अंदर हाइड्रोकार्बन हैं, यस कार्बन भी हाइड्रोजन भी है, but we have other elements as well. So we can say hydrocarbons and उनके जो derivatives होते हैं उनकी जो study होती है that is known as organic chemistry, right? So that's like the most basic definition. Now the word organic in itself, it comes from the word living organisms, right? हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखते हैं कि अच्छा जी ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है. सो इट बेसिकली काइंड ऑफ रिलेट्स टू दैट कि ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि इट कम्स फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? वन थिंग अबाउट दैट एंड इट्स द एग्जैक्ट सेम थिंग. नीचे के पॉइंट्स में हमने ये बात लिखी हुई है कि कार्बन कंपाउंड्स तो होते हैं लेकिन फॉर लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हमारे पास कार्बोनेट्स हो गए, हमारे पास बाइकार्बोनेट्स हो गए, all of these things they are not organic compounds even though they have carbon in it, right? Again deals with carbons, hydrocarbons. Now whenever we're talking about the element carbon, we have to know one thing which is कि जिसकी सबसे कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं कि वाई इज इट दैट कि हम इतना बड़ा चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, इतने हम पढ़ रहे हैं कि अच्छा जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होते हैं, इतने सारे चैप्टर्स होते हैं, ऑल दैट स्टफ, सिर्फ सब एक ही चीज एक ही एलिमेंट के अराउंड रिवॉल्व करी होती है, दैट इज कार्बन. तो कार्बन मस्ट हैव सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज. देयर आर सो मेनी अदर एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में, व्हाई नॉट अदर एलिमेंट्स, व्हाई इज इट ऑलवेज लाइक कार्बन कार्बन? तो कार्बन हैज सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज लाइक व्हाट? It is a tetravalent element. Now, what do you mean by tetravalent element? Tetravalent का मतलब ये होता है कि कार्बन कैन फॉर्म 4 bonds, right? Now, आपको एक बात पता होनी चाहिए, we will talk more about this thing in chemical bonding, हमारे पास bonds कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे फॉर्म नहीं होते हैं. बट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि every time any element is making any bond, you have to know this thing कि उस element ने अपनी वैलेंसी को हमेशा satisfy करना होता है. कार्बन की क्या वैलेंसी है? 4,
राइट, विच मीन्स कि कार्बन विल ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप कोई कंपाउंड बता रहे हो जिसके अंदर कार्बन हो एंड कार्बन इज नॉट फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स। लाइक फॉर इंस्टेंस लेट्स से here I am writing C and I'm saying, मैं ऐसे नहीं कर सकती कि अच्छा जी हमारे पास एक कंपाउंड है जिसके अंदर ये एक फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है, इस कार्बन ने सिर्फ 2 H के साथ बॉन्ड किया है, इस कार्बन ने सिर्फ 2 H के साथ बॉन्ड किया। इट्स नॉट पॉसिबल कि आई एम सेइंग कि अच्छा एक कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है जिसके अंदर कार्बन सिर्फ 3 बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कार्बन को हमेशा, इट्स अ प्रूवन थिंग, इट्स अ फैक्ट कि कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट, इट विल ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड्स। कार्बन हैज टू फॉर्म बॉन्ड्स, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कार्बन हमेशा अपने खुद के साथ एक डबल बॉन्ड बना लेता है एंड दिस इज नोन एज ईथीन, right? So this is one of the properties of carbon, that it's always going to be a tetravalent element, right? And the second thing is basically catenation. What do you mean by catenation? Catenation का मतलब ये होता है कि कार्बन कैन फॉर्म लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर्स एंड रिंग स्ट्रक्चर्स एट वेल्स, राइट। ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास कार्बन का जो साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है एंड उसकी ये होती है कि उसके पास ये एबिलिटी है, टेंडेंसी होती है कि वो बहुत सारी लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे आप एक कार्बन का दूसरा कार्बन लगा, तीसरा कार्बन, आप इसकी बस वैलेंसी फुलफिल करते जाएं एंड आपको जितने कंपाउंड, जितने कार्बन का कंपाउंड बनाना है, एक कार्बन का बनाना है, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, 4, एंड द लिस्ट इट जस्ट कीप्स ऑन गोइंग, राइट। एंड वो हमारे पास लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर्स बना सकता है एंड इट कैन ऑल्सो फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर्स, राइट। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर कि कार्बन की कौन सी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज बनाती हैं होती है हमारे पास। एक होती है कि इट्स अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट एंड द सेकंड थिंग इज कैटिनेशन। एंड दीज आर फ्यू थिंग्स, आपको लगता है कि यार ये बातें हमें पता होती हैं, बट दिस इज लिटरली व्हाट दे टेस्ट इन एमडीकैट। इट्स नॉट लाइक कि आपको कोई बहुत आगे पीछे से बहुत मुश्किल सवाल पूछ रहे होंगे, राइट। देन वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर थिंग विच इज कि हमारे पास एक थ्योरी आती है, ठीक है। देयर आर ओनली टू एक्सपेरिमेंट्स और टू थ्योरीज दैट यू कैन सी, जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार आपसे कंटिन्यूसली एग्जामिनर पूछ रहा होता है एंड आई टेल यू कि एग्जामिनर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। हमारे पास देयर इज अ थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। जब हमारे पास ये तो अभी इतनी एडवांसमेंट आई है ना कि हमें पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, कौन से इसके डेरिवेटिव्स होते हैं, कौन कौन से डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, बट इन द वेरी बिगनिंग देयर वाज दिस थ्योरी नोन एज वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी थी? बर्जेलियस, राइट। अच्छा, एमडी कैट में दे हैव अ थिंग जहाँ पे दे कैन आस्क यू कि अच्छा जी बताएं, वाइटल फोर्स थ्योरी थी हमारे पास, ये किसने स्टेट की थी, किसकी थ्योरी थी, या हु वर्कड ऑन इट। एंड यू हैव टू, आपको ऑप्शंस भी दे देंगे, ए में आपको किसी का नाम दे देंगे, बी सी डी, दे विल गिव यू मल्टीपल ऑप्शंस एंड यू हैव टू टेल देम द नेम। नाउ दिस इज नॉट समथिंग जो आपके कोई कॉन्सेप्ट्स वगैरह से रिलेटेड हो, दिस इज समथिंग दैट यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर। कभी भी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछ सकते हैं कि देयर वाज दिस गाय जे बर्जेलियस, वो उसने काम किस पे किया था? वाइटल फोर्स थ्योरी पे काम किया था। अब वाइटल फोर्स थ्योरी, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी, तो दिस गाय ही यूज्ड टू थिंक कि अच्छा जी देखें, आप जो कहते हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आपने एक बात याद रखनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से। मतलब हम खुद कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना नहीं सकते हैं। जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास नेचर में ही है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, जैसे प्लांट्स हो गए, या कोई अगर आपके पास फिशेस वगैरह डिकम्पोज वगैरह करती हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में टर्न वगैरह हो जाती हैं। दैट्स आर ओनली सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते कि अच्छा मैं किसी लेबोरेटरी में गई, मैं किसी लैब में गई और मैंने बैठ के कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। इट्स नॉट पॉसिबल। एंड दिस इज व्हाट जे बर्जेलियस यूज्ड टू से एंड दिस वाज नोन एज वाइटल फोर्स थ्योरी, कि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम सिर्फ वहीं से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, अदरवाइज देयर इज नो अदर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट थिंग। नाउ बहुत कंटिन्यूसली आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है बार बार कि वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किसने किया था, वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत किसने प्रूव किया था। एंड यू हैव टू नो दिस थिंग, इट वाज वॉलर्स एक्सपेरिमेंट, राइट। अब ये किसने दिया था? देयर वाज अ जर्मन केमिस्ट, उसका नाम क्या था? फ्रेडरिक वॉलर। नाउ अगेन बहुत दफा एमसीक्यूज में आपसे सवाल पूछना है कि हु वाज द पर्सन बिहाइंड वॉलर्स एक्सपेरिमेंट, या what was the experiment which rejected, and what was the theory which rejected the vital force theory. You have to know the name, Wooler's experiment. Now if you see, अगर आप यहाँ पे देखो कोई conceptual बात नहीं, it's not something that you have to understand, you have to just remember these things कि अच्छा कौन थे, जिनका नाम क्या था, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, एंड अच्छा उस थ्योरी में क्या बेसिकली क्या स्टेटमेंट थी, क्या मेंशन किया हुआ था, ठीक है। There was a German chemist जिसका नाम था Frederick Wöhler. Now what he did was, अच्छा again one other thing, he is also known as father of organic chemistry. What he did was कि उन्होंने बोला कि अच्छा वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। आई प्रूव इट रॉन्ग। हाउ विल आई प्रूव इट रॉन्ग? वो गए लैब में, उन्होंने बोला कि मैं आपको बना के दिखाऊंगा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से आ सकता है,
It's not like that. What I'm gonna do is कि मैं लूंगा एक compound which is known as ammonium cyanate. उन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट के अंदर उन्होंने वाटर डाला एंड ही बॉइल्ड इट, राइट, लैब में उन्होंने ये काम कर दिया. अब उसका जो प्रोडक्ट आया, क्या आया, उसका जो प्रोडक्ट आया, इट वाज यूरिया. So what he did was that he took ammonium cyanate, boiled it with water in the lab, and उन्होंने लैब के अंदर खुद ने सिंथेसाइज किया यूरिया. ठीक है. So these are few things that you have to know कि आपके पास वुलर्स एक्सपेरिमेंट क्या था. अगेन यू ऑल्सो शुड नो कि आपके पास यूरिया का फॉर्मूला क्या है. इट्स बेसिकली NH2CO NH2. This is your urea, right? So they can ask you stuff like कि अच्छा जी यूरिया का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, and they'll give you multiple options and then you'll have to select one. So it's not something कि जो आपको समझने वाली बात नहीं है, but again you have to memorize these things, remember these things. Okay guys, we'll do one thing कि once I get done with a page, I'll look in the chat and then I'll look for the question. अगर आपका कोई question दोगे, I can answer that. And also one more thing, I feel like if someone has stated this thing, yes, I've not mentioned the dates है कि कौन सी theory कब आई थी, but again to be on a safe side, you should. While you'll be reading books, again, MDCAT में there is one thing which is very important, that is reading the books. You can pass the MDCAT, yes, without reading your books. अगर आपके concepts बहुत अच्छे हैं, if you're practicing MCQs, yes, you can do that. But if you actually want to score good, you guys should read books. And ऐसे जो facts होते हैं, dates हो गई, names हो गए, सारी चीजें जो बहुत रट्टे वाली चीजें होती हैं ना, you'll only get those things once you start reading the books. Okay. अच्छा, अगर किसी की कोई डेट में मसला आ रहा है, it's 1807, 1809 और समथिंग लाइक दैट, सो गाइस सर्च ऑन इट, अपनी अपनी बुक से देख लेना. बहुत जगह वेरिएशंस होती हैं, बट जस्ट फॉलो योर प्रोविंशियल बुक, इसमें जो लिखा हुआ है जस्ट गो विद दैट, राइट. एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पेज? Okay, perfect. Now we'll move आगे and I'll suggest that you should go with the provincial books. अगर जो ऐसे वाले question है, let's just stay on the topic right now. जो बाकी questions है, I can answer those questions in the very end, right? But for now, let's just focus on the topic. अच्छा, then तो हमारे पास organic chemistry क्या होता है, किसने कौन सी theories दी, we are done with that. Now हमारे पास second thing आती है कि we have millions and trillions of organic compounds, right? But how do we classify them? कोई तो हमारे पास बेसिस होंगे ना कि अच्छा हम किस तरीके से क्लासीफाई कर रहे हैं. तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है हमारे पास. सो हम इनकी पहली क्लासिफिकेशन करेंगे बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, कि उनका स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरीके से है. ठीक है, इट कैन हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस. ओके, सो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ गए. हमने क्या करना है, अच्छा गाइस स्टे विद मी हियर, ओके, बिकॉज दिस इज लाइक थोड़ा बिट कंफ्यूजिंग, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं. सो लेट्स जस्ट स्टे ऑन दिस थिंग एंड देन वी कैन मूव आगे. और कोई मसला हो तो टाइप कर देना एंड आई लुक एट दैट. हमारे पास होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट. हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की डेरिवेटिव्स होते हैं, दोज आर बेसिकली नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. परफेक्ट. किन्होंने थ्योरी दी थी, एक वाइटल फोर्स थ्योरी थी. वाइटल फोर्स थ्योरी हमने कर दी, रिजेक्ट करवा दी. किसने रिजेक्ट की? वुलर्स एक्सपेरिमेंट था. व्हाट डिड ही डू? उन्होंने बेसिकली अमोनियम साइनेट से यूरिया को सिंथेसाइज कर दिया. वी नो द फॉर्मूला, वी नो ऑल द स्टफ, वी आर डन विद दैट. नाउ हाउ विल बी क्लासिफाइड? हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, ईदर दे आर ओपन चेन स्ट्रक्चर्स और ईदर दे आर cyclic structures. बहुत simple words में, but these are different names for it. Open chain, acyclic, aliphatic compounds, closed chain, cyclic hydrocarbons. Now, why am I doing that? कि एग्जामिनर आपको क्या करेगा, वो आपको दूसरा नाम दे देगा एंड यू विल बी कंफ्यूज कि नहीं हमने तो पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन में सिर्फ ओपन चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं और क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये क्या बात कर दी आपने ए साइक्लिक और साइक्लिक वाली? यू हैव टू नो द डिफरेंट नेम्स फॉर द वेरी सेम थिंग. दिस इज लिटरली व्हाट दे आर गोइंग टू डू इन द एग्जाम. इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी ट्रिकी एग्जाम वगैरह, कोई मुश्किल पेपर नहीं आता. इट्स अ वेरी इजी एग्जाम. ठीक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट एग्जाम. आपको क्या करते हैं, लेकिन ट्रिक, उनकी ट्रिक्स बहुत ज्यादा नहीं होती, बस यही होती है कि एक नाम की जगह कुछ उसको ऑल्टरनेट नेम यूज कर लेंगे एंड यू गाइस विल बी कंफ्यूज कि वी डिडंट स्टडी दिस थिंग, सो लाइक हाउ डू वी प्रोसीड विद दिस थिंग, राइट. सो यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड अबाउट दिस थिंग. ओपन चेन स्ट्रक्चर्स, क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स, परफेक्ट. एसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, जिनके अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होंगे वो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आ गए. एंड एसाइक्लिक मींस इसके अंदर कोई हमारे पास साइकिल नहीं बन रही है. ठीक है,
ओके, देन वी हैव एलिफेटिक कंपाउंड्स। अब हमने क्या किया, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हमारे पास क्या होता है, सिंपल बात तो मुझे ये समझ में आ रही ओपन चेन स्ट्रक्चर से कि उनके अंदर कोई साइकिल नहीं बन रही होगी। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, ये आप देख लेंगे मैंने बनाया है यहाँ पे ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। ब्यूटेन का जो फॉर्मूला होता है C4H10। मैंने क्या किया, आई टुक फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। ओके, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, आई होप एवरीवन बाय नाउ नोज कि अच्छा मैथ इज इक्वल्स टू 1/8 prop ब्यूट पेंट, जो हम पेंटेन कहते हैं, उसका मतलब होता है कि इसके अंदर 5 कार्बन होंगे। हेक्सेन कहते हैं, उसका मतलब होता है कि इसके अंदर 6 कार्बन होंगे। हेप्टेन जो होता है उसके अंदर हमारे पास 7 कार्बन होते हैं, राइट। सो आई होप एवरीवन नोज दिस थिंग बाय नाउ। बट व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, तो मुझे ये बात पता चल गई ओपन चेन स्ट्रक्चर ये होता है कि सिंपल बात में ये कह लें कि मैंने यहाँ पे कहा कि ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर बन रहा है, राइट। ये कर लिया मैंने, ये मेरे पास कहलाता है साइक्लोब्यूटेन, राइट। अब इसके अंदर क्या है कि आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर के, अगर मैं बहुत बेसिक से बोल दूं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, आपका जो एंडिंग पॉइंट होता है, इट्स ऑलवेज द सेम। ठीक है, इट्स अ साइकिल, जहां से आप स्टार्ट करो वहीं पर आकर आप एंड करो। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये हमारे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये मेरे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है। दीज आर द टू डिफरेंट क्लासिफिकेशंस। नाउ जब हम ओपन चेन को आगे क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स एंड ब्रांच चेन कंपाउंड्स। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने लिखा कि मेरे पास द फॉर्मूला इज C4H10। मैंने क्या करा, एक के लिए मैंने बना दिया स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कि मैंने डायरेक्टली स्ट्रेट कार्बन लिख दिया 1 2 3 4। ठीक है, एंड देन उसके अंदर मैंने ऑब्वियसली, मुझे मैंने क्या कहा था कि कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट, मतलब उसने अपने 4 बॉन्ड्स किसी भी हालत में बनाने, तो उसने अपने 4 बॉन्ड्स बना लिए। लाइक इफ यू लुक एट हियर, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, उसने अपने 4 बॉन्ड्स बना लिए। सो दिस इज अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के अंदर कोई ब्रांचिंग वगैरह नहीं की। बट इफ यहाँ पर देखें, इट्स द एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला। ठीक है, इवन इफ यू वांट टू काउंट, सी 1 2 3 4, कितने हो गए, C4, एंड लुक एट द H, 3 6 9 10, C4H10, सेम फॉर्मूला है। ठीक है, बट दिस इज अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड। इसमें मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर कर दिया ब्रांचिंग। स्ट्रेट कंटिन्यूसली एक लाइन नहीं चल रही है, कंटिन्यूसली हमने नहीं बनाया हुआ, वी डिड अ ब्रांचिंग। तो हमारे पास दो क्लासिफिकेशन हो गई ओपन चेन में, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स एंड द ब्रांच चेन कंपाउंड्स। ठीक है, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? Guys, it's not a recorded lecture, it's live lecture. If you guys have any query, you guys can type it down in the chat box. ओके, देन हम जब बात करते हैं हमारे पास क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की, तो इसके अंदर देयर आर टू डिफरेंट, आगे हम इसको दो तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे? होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। यू हैव टू नो व्हाट द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स मीन है। जैसा वो बता देते, ये आपके पास अगर 3 कार्बन वाला साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा होगा तो इट्स गोइंग टू बी साइक्लोप्रोपेन। अगर 4 कार्बन वाला बन रहा होगा तो इट्स गोइंग टू बी साइक्लोब्यूटेन। अगर 5 वाला बन रहा होगा तो साइक्लोपेंटेन। इट्स वेरी इजी, वहां पे कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास अब होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक का क्या मतलब होता है? सी whenever you're looking at the cyclic structure, so I can say this is the backbone of that structure, right? दिस इज द मेन स्ट्रक्चर। अब आगे आप कौन से एलिमेंट्स लगा रहे हैं, कौन से ग्रुप्स लगा रहे हैं, नो वन केयर्स अबाउट दिस थिंग, राइट। बट अगर आपके इस बैकबोन स्ट्रक्चर में, जो आपके पास मेन स्ट्रक्चर है जहां पर साइकिल बन रहा है, अगर वहां पर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, सिर्फ कार्बन है, तो दिस इज गोइंग टू बी नोन एज होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई और एलिमेंट नहीं है, इट्स ओनली कार्बन 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 कार्बन, right? There is no another element in that very backbone of the whole cyclic structure, राइट। बट अगर तुम लोग यहीं पर देखो तो इट्स कार्बन 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 बट एन, तो ये भी आपके पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, राइट। दिस इज ऑल्सो साइक्लिक स्ट्रक्चर। बट इस बैकबोन के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स कार्बन नहीं है, इसके अंदर हमारे पास एक नाइट्रोजन भी है। तो हम ये क्या कहेंगे, अगर आपके पास सारे के सारे एलिमेंट्स सेम है, दिस इज गोइंग टू बी नोन एज होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। एंड अगर आपके पास सारे के सारे एलिमेंट्स सेम नहीं है, एक एलिमेंट है जो उसके अंदर डिफरेंट है इन द बैकबोन, ठीक है, मेन जो बैकबोन है उसके अंदर बात करूँ, अगर ऐसी बात नहीं कि अगर मैंने यहाँ पे जाके कोई ओ लगा दिया या कोई और लगा दिया, डज नॉट मैटर। ठीक है, वहां पे कुछ भी हो सकता है। आपके पास जो मेन बैकबोन का स्ट्रक्चर है, वहां पे आपके पास अगर सारे एलिमेंट सेम है, इट्स गोइंग टू बी नोन एज होमोसाइक्लिक। अगर सबके सब डिफरेंट है, सबके सब भी नहीं, अगर एक भी डिफरेंट है, तो आई कैन से इट्स अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, एंड इसके एग्जांपल याद रखना, इट्स बेसिकली पायरोल।
देन मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास लिखते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर भी आगे भी उसको और क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास आपने एक बात याद रखनी है कि हमारे पास कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो एरोमेटिक कैरेक्टर दिखाते हैं, कुछ होते हैं जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं ना। मोर डिटेल्स अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, इट्स समथिंग आपने एक बात तो सबको पता होगी कि बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, राइट? बट अब हमें कैसे पता चलेगा इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है? इसके लिए हमारे पास बेसिकली होता है हकल्स रूल। हमारे पास हकल्स रूल होता है। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू लाइक डेप्थ अबाउट कि व्हाट हकल्स रूल है, हम इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं कैसे फाइंड आउट नहीं करते। इट्स द टॉपिक फॉर बेंजीन। जो बेंजीन वाला स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं ना, जो आगे जाके है जो चैप्टर है उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि हम हकल्स रूल कैसे अप्लाई करके पता लगा सकते हैं कि अच्छा कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कोई कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। बट फॉर द टाइम बीइंग राइट नाउ यू हैव टू नो दिस थिंग होते हैं जो कुछ कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होते। वो कंपाउंड जो हमारे पास एरोमेटिक नहीं होते दे आर नोन एज एलिफेटिक कंपाउंड्स। इसको मैंने कुछ सिंपल बनाने के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास एलिफेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, दे डू नॉट कंटेन द एरोमेटिक कैरेक्टर। परफेक्ट। अगर आप उन कंपाउंड्स की बात करें जो ओपन चेन है तो आप उसे कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स जिनके अंदर हमारे पास एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होता, आप उसे कहेंगे एसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है? इट्स अ बिट ट्रिकी हियर बट बी विद मी हियर। एलिफेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं जिनके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होता, मतलब हकल्स रूल पे फॉलो नहीं करता होगा। सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स जो भी होते हैं उन पर हमारे पास हकल्स रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट? एलिफेटिक कंपाउंड हमारे पास कौन से होते हैं जिनके अंदर हमारे पास एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होता। परफेक्ट। बट अगर वो एलिफेटिक कंपाउंड ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो हम उसे कहेंगे एसाइक्लिक कंपाउंड। कैसे? आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा मैंने लिखा था एलिफेटिक कंपाउंड्स भी लिखा था। वाई? बिकॉज दे डू नॉट कंटेन व्हाट दे डू एलिफेटिक कंपाउंड एंड उसका दूसरा नाम लिखा था एसाइक्लिक कंपाउंड्स। वाई एलिफेटिक कंपाउंड्स क्यों लिखा था? बिकॉज इनके पास एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है। देन व्हाई डिड आई राइट एसाइक्लिक हियर एज वेल? बिकॉज दे आर ओपन चेन स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, वो कंपाउंड जिनके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होता हम उन्हें क्या कहते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड। परफेक्ट। लेकिन अगर वो एरोमेटिक कैरेक्टर जिन कंपाउंड्स के पास नहीं है उन्हें हम क्या कहेंगे, और वो अगर ओपन चेन है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? एसाइक्लिक कंपाउंड। बट आपके पास अगर वो साइक्लिक कंपाउंड्स है उनके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है तो हम उन्हें क्या कहेंगे? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। वर्ड्स पे डिफरेंस आना है, इट्स एलिसाइक्लिक एंड इट्स एसाइक्लिक। देयर इज अ डिफरेंस। अगर आपके पास कोई कंपाउंड है जिनके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर्स नहीं है दे विल बी नोन एज एलिफेटिक कंपाउंड्स। बट एलिफेटिक कंपाउंड जो हमारे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? एसाइक्लिक। लेकिन वहीं पर एलिफेटिक कंपाउंड जो हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, आप ये इथेन ले लें C2H6, इनके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होता एंड दे आर एसाइक्लिक एज वेल एंड दे आर यू कैन आप इन्हें एलिफेटिक भी कह सकते हो आप इन्हें एसाइक्लिक भी कह सकते हो। परफेक्ट। यहाँ पर अगर आप आकर देखें ये मैंने बना दिया साइक्लोब्यूटेन, इनके अंदर भी हमारे पास एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होता। ये बात मैं आपको बता रही हूँ। अब आपको ये नहीं सोचने की जरूरत है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एरोमेटिक कैरेक्टर है या नहीं है, वो हमारे पास बाद की बात है, वो हम आगे वाले चैप्टर्स में डिस्कस करते हैं व्हेन वी लर्न अबाउट हकल्स रूल। ठीक है? तो मुझे पता चल गया कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोब्यूटेन के अंदर क्या होता है? इट इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। यस इट इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। बट अगेन डज इट हैव एन एरोमेटिक कैरेक्टर? नो, इसके पास एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होता। तो मैं क्या बोलूंगी हमारे पास क्या है? इट्स एन एलिसाइक्लिक कंपाउंड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके। अब जब हम आगे मूव करते हैं तो हमारे पास अब जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हो जाती हैं। ठीक है? अब आपने एक बात याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे पास जितने भी होते हैं दे ऑल ऑफ देम फॉलो व्हाट? दे फॉलो हकल्स रूल। अब हमारे पास आपने एक और बात याद रखनी है, हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स और नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ना इसका मतलब क्या है हमारे पास? इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने एक बात तो सुनी होगी बार बार कि हमारे पास एक बेंजीन होता है और बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 एंड इसके अंदर एक बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर हम कहते हैं कि इनके अंदर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, ये हमारे पास एक बेंजीन वाला कंपाउंड होता है। आप बस ये समझ लें कि बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड वो होता है जिनके अंदर हमारे पास बेंजीन की रिंग होती है। ठीक है? ये हमारे पास बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है, वो कंपाउंड जिनके अंदर हमारे पास ये बेंजीन की रिंग्स होती हैं, जहाँ हमारे पास जो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं सेम लाइक इन बेंजीन या बेंजीन ही कह लें, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। यहाँ पर
आप ये कह लें बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स, हमारे पास टोलीन होता है जिसके अंदर हम CH3 लगा देते हैं यहाँ पे, या फिनॉल होता है जिसके अंदर हम बेंजीन के ऊपर ही हम OH लगा देते हैं। इट्स द सेम थिंग ना, इनके अंदर भी हमारे पास ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, इनके अंदर भी हमारे पास बेंजीन रिंग होती है, एंड ये हमारे पास एरोमेटिक भी होते हैं। तो हम इन्हें क्या कहते हैं, हम इन्हें कहते हैं बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसके एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए। बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, यू कैन गेस इट फ्रॉम द नेम, इसके अंदर बेंजीन की रिंग्स हमारे पास नहीं होंगी। दिस इज व्हाई दे आर नोन एज नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। लाइक अगर आप पायरोल देख लें, प्यूरिन देख लें, पेरिडीन देख लें, इनके अंदर हमारे पास बेंजीन की रिंग्स नहीं है, बट स्टिल आर दे एरोमेटिक? यस, दे आर एरोमेटिक। हाउ डू आई नो कि भाई दे आर एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक? You can't tell this thing. You can only know this thing after you know about Huckel's rule. इन सब पे आपको एक बात तो कॉन्फिडेंट होनी चाहिए कि मगर आपको पूछें आज मुझे बताएं बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड, आप बोलेंगे यस। मैं पूछूंगी आप बताएं टोलिन एरोमेटिक कंपाउंड, आप बोलेंगे यस। फिनॉल यस, pyridine यस, प्यूरिन यस, पैरोल यस। बट इफ आई से इट हियर कि मुझे जरा बताना है कि हमारे पास जो ये फ्यूरिन है, क्या is it a benzenoid aromatic compound? You'll say no, it does not have a benzene ring, इसके अंदर benzene ring नहीं होती, but it is an aromatic compound, but it is a non-benzenoid aromatic compound. I hope this is clear to everyone. Any questions? So this is like one of the most important tables. अगर आपने tables इस table को देख लिया ना, तो आपके पास सारी classifications clear हो जाएंगे। उसके बाद आपको मसला नहीं होना चाहिए कि यार classify कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। One of the most common mistake is basically not being able to differentiate the word acyclic and alicyclic. I hope it's clear for everyone. Okay, guys, let's move forward. अच्छा, अब यहाँ पर जो सारी बातें लिखी हुई है ना, इट्स द एग्जैक्ट सेम थिंग जो इस टेबल में मैंने बताई है, बस इसको थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। फॉर इंस्टेंस हम बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं, हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं, राइट। अभी जितने भी सारे कंपाउंड होते हैं ये हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, ठीक है। इनके अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं, हमारे पास जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं वो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, हमें पता है, हमें अल्केन्स कहते हैं, राइट। तो ओपन चेन में आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड भी। सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स बना रहे होंगे, हर कार्बन हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज होगा। अगेन, इफ राइट नाउ यू डोंट नो व्हाट sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज, व्हाट sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज, और व्हाट sp हाइब्रिडाइजेशन इज, यू हैव टू बी श्योर अबाउट वन थिंग कि ये वाला चैप्टर हम पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन के, हम कैसे पता लगाते हैं कि किस कंपाउंड को दिखे में सारी हाइब्रिडाइजेशन का अंदाजा होता है। इट्स अ टॉपिक फॉर केमिकल बॉन्डिंग, it's not something that you can do right now. Okay, but for the time being right now you can remember कि अच्छा alkane में हमारे पास जितने भी कार्बन होते हैं ना, they are sp3 hybridized because they are having like only single bonds, no double bonds, right? Then saturated compounds के अंदर एक डिटेल याद रखना कि इन सब के अंदर substitution reaction होती है, addition reaction नहीं होती है, ठीक है। तो this is an example कि हमारे पास CH3 था, अगर मैं इसे यहीं पर बनाकर दिखाऊं, CH3 it's wrong. Yeah, actually गलत example दिया, I'm really sorry for this example, do not follow this example. But if you have to be like के substitution reaction example देखने, so let's just say CH4 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा, मैंने क्या कहा था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किन के अंदर होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर होता है। फॉर इंस्टेंस लेट्स से कि मैंने क्या किया, मैंने एक एलिमेंट को मैं यहाँ पर शेड कर देती हूँ, इस वाले एलिमेंट को मैंने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या होता है, मैंने रिप्लेस कर दिया, राइट। तो अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा, मैंने यहाँ पे लगा दिया Cl। तो पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या था, CH4, अब मेरे पास फॉर्मूला क्या हो गया, CH3Cl। तो मैंने क्या किया, इस कंपाउंड मैंने क्या किया, मैंने एक एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट कर दिया। एडिशन रिएक्शन जो मेरे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किन के अंदर होते हैं हमारे पास, इट ऑलवेज अकर्स इन द सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। अब वहीं पर हम आ जाते हैं, दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं कि ओपन चेन स्ट्रक्चर्स की एक टाइप होती है हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स, एंड अनदर एग्जांपल इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, अल्कीन्स कह लें हैं आप, या आप अल्काइंस कह लें, ठीक है। इन सब के अंदर क्या होता है, मतलब दे आर नॉट ओनली फॉर्मिंग, ऐसा नहीं होता है कि हर कार्बन सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, डबल भी बना सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी बना रहा होता है, राइट।
अब आपने एक बात याद रखनी है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हम अल्केन अल्कीन ये सारी बातें आगे वाले चैप्टर से हमको बहुत इन डेप्थ पढ़ेंगे, बट व्हाट यू हैव टू नो इज दैट आपके पास, देखें ये देखें, आपके पास डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमें पता चल गया अच्छा जी हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, राइट। इनके अंदर हमेशा हमारे पास क्या होगी, इनके अंदर हमेशा हमारे पास एडिशन रिएक्शन होगी। एडिशन रिएक्शन में पता है क्या होता है, कि आप बेसिकली जो आप देख रहे हो ना कि भाई कार्बन तुमने तो एक बॉन्ड बना ही लिया था, आपने सेकंड बॉन्ड क्यों बनाया, आपने ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनाया। हम क्या करते हैं, हम जो इसका एक्स्ट्रा बॉन्ड होता है ना उसको तोड़ देते हैं और कुछ कोई चीज ऐड करवा देते हैं बेसिकली। So this is what addition reaction is. I hope everyone is clear with that thing. Then, is it clear? Okay. अच्छा, एंड अगेन फिर हमने वही बात नीचे लिखी हुई है कि हमारे पास नेचर ऑफ द कार्बन चेन हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमारे पास ईदर वी कैन हैव स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ठीक है, ये आपने बात देख ली। एंड यू कैन से हमारे पास फिर होते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड, जो हमने यहाँ पे लिखा था कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ओपन चेन होते हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड होते हैं, ब्रांच चेन कंपाउंड होते हैं, राइट। अच्छा, अगर आपने एक बात जज करनी होगी, कुछ लोग होते हैं बोलते हैं हमें यार पता नहीं चलता कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड एंड ब्रांच चेन कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, तो आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि हमारे पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ये हमारे पास, मैंने यहाँ पे स्ट्रेट चेन कंपाउंड का स्ट्रक्चर ही बनाया हुआ है, एंड यहाँ पे वी हैव द ब्रांच चेन कंपाउंड। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ओके। अच्छा, मैं कह रही थी कि हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। आपने एक बात याद रखनी है, एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड द सेकंड कार्बन, लेट मी राइट इट हियर, एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड द लास्ट कार्बन, हमारे पास बाकी जितने भी कार्बन होते हैं ना, वो हमेशा टू कार्बन से अटैच होते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, स्ट्रेट चेन कंपाउंड की बात करूं, मैं कह रही हूँ कि मेरे पास ये, अच्छा जी ये स्ट्रक्चर है कोई, आपने कहा ठीक है, अब मैं पूछ रही हूँ, आप मुझे जरा बताएं कि ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है या ब्रांच चेन कंपाउंड है। ऑल तो दिखने से पता चल रहा है, लेकिन चल अगर हमें पता करना तो हम क्या करेंगे, मुझे पता है दिस द फर्स्ट कार्बन, दिस द सेकंड कार्बन, दिस द थर्ड कार्बन, दिस द फोर्थ कार्बन, राइट। मैं आपको कह रही हूँ कि आप फर्स्ट कार्बन को इग्नोर कर दें एंड हम लास्ट कार्बन को इग्नोर कर दें। उसके अलावा हमारे पास जो भी कार्बन है इस चेन में, तो खाली दो ही बचे, जितने भी कार्बन है वो हमेशा दो कार्बन के साथ अटैच होंगे। आपने पूछा कैसे, मैंने कहा देखा, आपने सेकंड कार्बन की बात की, आपने सेकंड कार्बन को देखा, इज दिस सेकंड कार्बन नॉट अटैच टू टू कार्बन, इसने इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है, इसने इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया है। तो मैंने कहा अगर आपने ये वाली प्रॉपर्टी देख ली है ना कि फर्स्ट और लास्ट कार्बन को अगर आप एलिमिनेट कर दो, बाकी जितने भी कार्बन बीच में आ रहे हैं चेन के, अगर वो दो कार्बन के साथ बॉन्ड हुए हैं, तो आई कैन से कि इट्स अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड, राइट। यहाँ पर देख लेते हैं, अगर मैं कह रही हूँ दिस द फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन, आपने क्या किया, आपने फर्स्ट कार्बन को छोड़ना है और आपने लास्ट कार्बन को छोड़ना है। उसके अलावा आपके पास बीच में जितने भी कार्बन है आप देख लें, हमेशा दो कार्बन के साथ अटैच होंगे। मैंने इस कार्बन को असेस किया, ओके ठीक है, ये भी देखें दो बॉन्ड बना रहे, इस वाले को देखेंगे, ये भी हम दो कार्बन के साथ अटैच्ड होगा। तो आई कैन से दिस थिंग कि अच्छा जी हमारे पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ये ब्रांच चेन नहीं है। अब ब्रांच चेन में देख लेते हैं, मैंने क्या किया, आपने फर्स्ट को छोड़ना है एंड लास्ट को छोड़ना है, एंड उसके बीच में जितने भी कार्बन है अगर वो दो कार्बन के साथ अटैच है, आई से इट्स अ स्ट्रेट चेन, बट इफ दे आर नॉट तो आप कहेंगे वो हमारे पास ब्रांच चेन कंपाउंड है। फॉर इंस्टेंस आपको मैं कह रही हूँ कि अच्छा जी आप ये वाला कार्बन देखें, बताएं जरा मुझे ये कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है। आप बोलेंगे तो वन टू थ्री, ये तो थ्री कार्बन के साथ अटैच्ड है, इट मीन्स कि इट्स नॉट अ स्ट्रेट चेन, इट्स अ ब्रांच चेन। अगर आप यहाँ पर आकर देख लें, इस वाले कार्बन को देख लें, ये कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये तो सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच्ड है। अगेन स्ट्रेट चेन में बहुत सिंपल है, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन को एलिमिनेट करो, बीच में जितने कार्बन आ रहे हैं उनके लिए कंपल्सरी है, उनके लिए हमेशा कंपल्सरी है कि दे हैव टू बी अटैच टू टू डिफरेंट कार्बन, ठीक है। अगर वो दो कार्बन से ज्यादा के साथ अटैच्ड हैं या कम के साथ अटैच्ड हैं, बेझिझक बोलते हैं कि अच्छा जी देखिए इट्स अ ब्रांच कंपाउंड, इट्स नॉट अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड। देखने से भी पता चल जाता है, बट अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस थिंग जस्ट इन केस कभी कभी बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं एंड यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि स्ट्रेट चेन है क्या है, तो आप इस बात को अप्लाई कर सकते हैं। Okay, guys, is this thing clear to everyone?
ओके, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अगेन हमने इस वाले साइड को, इस वाले पोर्शन को बेसिकली कवर कर लिया एंड। अब हम इस वाले पे आ जाते हैं कि हमारे पास क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका दूसरा नाम हमारे पास साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होता है। देन वी हैव होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, फिर मैंने आगे वही बातें बताई हुई कि हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर हमारे पास एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होते। अब उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। वी कैन हैव साइक्लोअल्केन्स, वी कैन हैव साइक्लोअल्कीन्स। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बात बताई थी। अब साइक्लोअल्केन्स मैंने आपको क्या बताया, दे आर होमोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स। साइक्लोअल्कीन्स आर आल्सो होमोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स। एज सिंपल एज दैट। आप ये वाली बात रख लें कि मैंने कह दिया, ये आपने देखा, ये आपके पास है साइक्लो अल्केन। अगर अब मैं यहीं पे कुछ कर दूं, फॉर इंस्टेंस मैं कह रही हूँ कि आपने ये देखें, मैंने इस कार्बन ने दो बना लिए, दो बॉन्ड बना लिए दूसरे वाले के कार्बन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास साइक्लो अल्कीन हो जाएगा। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास साइक्लो अल्केन हो जाएगा। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। इसके अंदर और कुछ मुश्किल काम नहीं है, इट्स जस्ट दैट। ठीक है, अगेन आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइक्लोअल्केन्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास CnH2n। अगेन अ वेरी कॉमन चीज होती है कि जैसे फॉर इंस्टेंस इफ आई से C3H6, इसके पक्के पक्के दो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके पास दो आइसोमर्स, तो मैं खुद बता सकती हूँ कैसे। देखें, 1 2 3, 1 2 3। मैं ऐसी क्या करी, कुछ नहीं करी, सिर्फ वैलेंसी सेटिस्फाई करी हूँ। कुछ मुश्किल काम नहीं। आपने लिख लिया कि C3H6 था, मैंने इसका एक स्ट्रक्चर ये बना दिया। दूसरा स्ट्रक्चर अगर आप मुझे बनाने के लिए बोलेंगे तो मैं आपको खुद बना के ये दिखा दूंगी कि साइक्लो अल्केन बनाना है आपने। क्यों, आपको ये बात पता होनी चाहिए। मैंने फॉर्मूला देखा, मैंने बोला C3H6, दिस फॉर्मूला रिजेंबल्स CnH2n। आई होप एवरीवन नोस n मींस द नंबर ऑफ कार्बन। सो आई कैन से अच्छा, मुझे एक बात तो पता है कि हमारे पास ये किसका फॉर्मूला होता है, CnH2n। CnH2n जो फॉर्मूला होता है, एक अल्कीन का फॉर्मूला होता है मेरे पास, और दूसरा हमारे पास फॉर्मूला होता है ये साइक्लोअल्केन का। तो आप हमेशा ये स्ट्रक्चर बना सकते हो। आप ये कह सकते हो कि सॉरी, दिस इज रॉन्ग, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस थिंग। C3H6, राइट। तो मैंने यहाँ लिख दिया, मैं इसको ऐसे बना अल्कीन, मैंने इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं डाला। राइट, अब ये बात मैंने सही बनाई है कि मैं ये कह सकती हूँ एक मेरे पास अल्कीन बनेगा और दूसरा मेरे पास क्या बनेगा, साइक्लो अल्कीन बनेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन रहा होगा, ये मेरे पास साइक्लोप्रोपेन बन रहा होगा, ये मेरे पास प्रोपनईन बन रहा होगा। आइसोमर्स के आगे हम बात करेंगे, लेकिन जस्ट द वन थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू कि CnH2n इट्स द सेम फॉर्मूला एज अल्कीन्स। तो आपका जब भी कोई अल्कीन होता है ना, उसका दूसरा आइसोमर उसी का साइक्लो अल्केन बन जाते हैं हमारे पास। राइट, दिस इज प्रोपीन एंड दिस इज साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, एंड देन हमारे पास साइक्लो अल्कीन्स आ गए। ठीक है, साइक्लो अल्कीन्स हमारे पास क्या होंगे, दे विल बी होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, एंड अगेन उसका हमारे पास एक और उसका फॉर्मूला क्या होता है, इट्स CnH2n-2, एंड इट रिसेंबल्स द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, रिसेंबल्स द फॉर्मूला ऑफ अल्काइंस। तो यू ऑलवेज शुड नो दीज थिंग्स। बहुत छोटी छोटी बातें होती है जो हमारे दिमाग में हम इसको इतना एम्फोसाइज नहीं करते, इतना गौर नहीं कर रहे होते, लेकिन ट्रस्ट मी, जो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता है वो मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, दे आर वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन। हमारा मसला ये होता है कि हमें लगता है पता नहीं एग्जामिनर कितना मुश्किल पेपर दे देगा, एंड बेसिकली आई नॉट एबल टू जज के एग्जामिनर क्या देगा क्या नहीं देगा, और हम बैठ के पूरा पूरा वक्त मुश्किल मुश्किल रिएक्शंस कर रहे होते हैं, पता नहीं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कंडीशंस याद रख रहे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं पूछते, बहुत सिंपल सा पेपर होता है। यू जस्ट हैव टू नो हाउ टू डू द पेपर। आपको पता होना चाहिए आपने पढ़ना है, कौन सी चीज पे एम्फेसाइज ज्यादा करना है। ठीक है, then again I told you about the aromatic hydrocarbons. We have benzenoid aromatic hydrocarbons and we have the non-benzenoid aromatic carbons. बेंजोनॉइड वाले अंदर क्या होना चाहिए, हमेशा एक बेंजीन की रिंग होनी चाहिए, दिस इज टोलीन। ठीक है, दिस इज हमारे पास फिनॉल हो गया, दिस इज नेप्थलीन का स्ट्रक्चर, दिस इज फिनाइलामाइन। राइट, सो यू ऑल हैव टू नो दी स्ट्रक्चर्स। क्या होना चाहिए, इनके अंदर बेंजीन स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास। अब हमारे पास नॉन बेंजोनाइड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एरोमेटिक होंगे, लेकिन इनके अंदर हमारे पास बेंजीन रिंग नहीं होगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस पेज। एनी क्वेश्चंस? Guys, stop discussing your masle on the chat. Am I audible? Is my screen clear?
ओके, नाउ अब हम बात करते हैं one of the most important things, again one of the most important topics in organic chemistry, which is functional group. अब हमारे पास functional group होता है क्या? It's basically, if मैं आपसे पूछूं कि अच्छा जी देखिए मैं लिख रही हूँ 1 2 3 CH3 here and CH2, मैं कह रही हूँ अच्छा जी देखिए मेरे पास एक ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी 3 कार्बन हैं, ठीक है, और मैंने इसके अंदर हाइड्रोजन भी लगा दिए हैं, एंड मुझे पता होता है कि ये मेरे पास क्या होता है, दिस इज नोन एज प्रोपेन, राइट। अब मैं कह रही हूँ कि अच्छा जी देखिए मैं आपके पास एक और कंपाउंड बना रही हूँ और इसके अंदर ये मेरे पास 3 कार्बन लगा रही हूँ, और यहाँ पे भी CH3 लगा देते हैं, यहाँ पे भी CH3 लगा देते हैं, और हम ये काम करते हैं कि इसको एक H लगा देते हैं, लेकिन एक H की जगह यहाँ पे 2 H थे ना, इसकी जगह मैं यहाँ पे OH लगा देती हूँ। तो कैन एनीवन टेल मी कि क्या इस कंपाउंड की और इस कंपाउंड की, दिस इज प्रोपेन एंड दिस इज नोन एज प्रोपेनॉल, राइट, सो कैन एनीवन टेल मी क्या इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज विल दे बी सेम और डिफरेंट? ऑब्वियसली बात, सबको पता है कि आप मुझे कह रही हैं कि आप अल्कोहल और एल्केन को कंपेयर करना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आर दे सेम और आर दे डिफरेंट? ऑब्वियसली दे विल बी डिफरेंट। क्यों? हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एक एच को रिप्लेस करके ओ एच को रिप्लेस कर दिया, कुछ नहीं किया, मैंने ओ एच लगाया, एक एच ही तो हटा है, बाकी पूरा तो कंपाउंड सही सेम ही है ना, और कुछ तो मैंने नहीं किया। लेकिन दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप। हाउ इज इट अ फंक्शनल ग्रुप? बिकॉज कि एक फंक्शनल ग्रुप है जिसने पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि इसको स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज देगा, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। व्हाट? An atom or a group of atoms that gives specific chemical property to an organic compound. इनका बॉइलिंग स्ट्रक्चर, इनके सारे रिएक्शंस के सारे इनके चेंज हो जाएंगे, इनके बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट, कौन कौन से इनके रिएक्शंस देखें। आपको पता है कि अल्कोहल के इतने सारे रिएक्शंस पढ़ते हैं, लेकिन अल्केन को तो हम कोई गिन के 2 3 रिएक्शंस ही पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या फर्क है, सिर्फ एक आपने ग्रुप लगाया अटैच किया और आपके पास इतने सारे डिफरेंट चीजों की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। क्यों? क्योंकि आपने इसके अंदर एक एडिशनल फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया, ठीक है, आपने एक चीज को रिप्लेस कर दिया। तो ये क्या होता है, वो ग्रुप या वो ग्रुप ऑफ एटम्स जो आपके पास एक पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी वजह से मिलती है? फंक्शनल ग्रुप। दैट ग्रुप ऑफ एटम्स और दैट एलिमेंट, दैट इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। और हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम ही नहीं बात है कि आगे हम जितने चैप्टर्स पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास C डबल बॉन्ड OH होता है, हमारे पास एल्डिहाइड होता है उनके अंदर CH होता है, कीटोन्स के अंदर C होता है, नाइट्राइल्स के अंदर C। दीज आर द ग्रुप्स जो आप बेसिकली किसी कंपाउंड के साथ लगे, पहले आप पूरा का पूरा रेस्ट ऑफ जो आपके पास कंपाउंड से सेम रखें, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक ग्रुप को चेंज कर दिया, एक फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। अच्छा, ये पूरा एक टेबल, दिस इज अ वेरी गुड टेबल, एंड इसके अंदर बेसिकली बताया है कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कीटोन का क्या होता है, नाइट्राइल का क्या होता है, ईथर्स का क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, कार्बोक्सिलेट आयंस का क्या होता है, ईस्टर्स का क्या होता है, एसाइल हैलाइड्स का क्या होता है, अमाइंस का क्या होता है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। एंड दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो, कि आपको फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए। एग्जामिनर आपसे कभी कभी यही पूछ लेता है कि अमाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एंड दे कैन गिव यू डिफरेंट ऑप्शंस, एंड यू हैव टू नो दीस थिंग्स, ठीक है। एंड देन प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, दिस विल हेल्प यू इन द नेमिंग। जब हम आगे जाके पढ़ेंगे कि अच्छा जी अल्कोहल्स पढ़े इनकी नेमिंग कैसे करते हैं, अमाइंस पढ़े इनकी नेमिंग कैसे करते हैं, तो ये आपको तब काम आते हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। आई होप दिस इज क्लियर, एंड इट्स द सेम टेबल अगेन, यहाँ पे भी प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस लिखे हुए हैं हमारे पास। ओके, देन हमारे पास आता है होमोलोगस सीरीज। अब मैंने क्या कर लिया, मैंने कर लिया कि अच्छा जी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सीरीज है, मेरे पास अल्केन्स है, अल्कीन्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, अल्कोहल्स हैं, सब के सब है। अच्छा, अब मुझे कोई ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मेरे पास अल्केन्स, अल्कीन्स, या तुम अल्कोहल्स या कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, राइट, लेट्स जस्ट डू बहुत सिंपल सा कंपैरिजन करते हैं। आई एम सेइंग अल्केन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। अब मैं कह रही हूँ कि हम करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम प्रोपेन, मैं बना लेती हूँ स्ट्रक्चर 1 2 3, एंड लेट्स जस्ट से यहाँ पे मैंने एच लगा लिया, एच लगा लिया, मैं कुछ नहीं कर रही, वैलेंसीज को खाली सेटिस्फाई कर रही हूँ, और जहाँ वैलेंसी सेटिस्फाई करने को मिले और कुछ ना मिले तो बस हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है, मैंने प्रोपेन बना दिया। अब मैं उसी का कैसे, तो 3 कार्बन वाला मैं एक एसिड बना देती हूँ, प्रोपेनोइक एसिड बना देते हैं, राइट। फंक्शनल ग्रुप अटैच कर लिया, ये। अब मुझे कोई ये बता सकता है
कि मुझे पता है इन दोनों के जो केमिकल प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का फर्क होगा। जो अगर मैं फॉर इंस्टेंस कहती हूँ बहुत सिंपल रिएक्शन होता है एस्टरिफिकेशन, कि अल्केन्स की एस्टरिफिकेशन हो सकती है, क्या अल्केन्स एस्टर्स बना सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं पूछूंगी वहीं पे क्या कार्बोक्सिलिक एसिड आपके एस्टर्स बनाएंगे? आप बोलेंगे जी, वो एस्टरिफिकेशन में पार्टिसिपेट करता है। और बोलेंगे ओके। अब मेरा सवाल है कि मैं कह रही हूँ कि अच्छा जी देखें, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हम तीन रख लेते हैं, ठीक है। और यहीं पे भी हम नाम लिख लेते हैं, प्रोपनोइक एसिड, ब्यूटनोइक एसिड, पेंटनोइक एसिड। जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं गाइस, डू नॉट माइंड द राइटिंग हियर। राइट, नाउ माय क्वेश्चन इज, आई एम सेइंग दिस थिंग कि मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे बताना प्रोटीन एस्टर्स बना सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं। मैं पूछूंगी क्या ब्यूटेन एस्टर्स बना सकते हैं? मैं पूछूंगी नहीं, आप बोलेंगे नहीं। मैं पूछूंगी पेंटेन एस्टर्स बना सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं। मैं पूछूं मतलब अच्छा थी, मतलब मैं आगे कंटिन्यू करती जाऊंगी, नहीं बना सकते क्या हमारे पास? ये हमारे पास एस्टर्स नहीं बना सकते? आप बोलेंगे जी नहीं, नहीं बना सकते एस्टर्स। मतलब आपके पास ये एक सीरीज है, ये अल्केन, सारे के सारे अल्केन्स एस्टर्स नहीं बना सकते। मतलब इनके आपस में ऑल्दो आप देखें कार्बन का नंबर तो डिफर करे, इसके अंदर 3 कार्बन है, इसके अंदर 4 कार्बन है, इसके अंदर 5 कार्बन है। आप बोलेंगे हाँ भले कार्बन का नंबर डिफरेंट है, लेकिन देखें ये है तो सब एक ही सीरीज के ना। मतलब इन सब की जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट वगैरह कर रहे हैं, कौन सी रिएक्शंस कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह। आप कहेंगे जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, एक सीरीज में जितने भी कंपाउंड्स रखते हैं उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सेम होगी। तो आप, मैं पूछूंगी अच्छा जी फिर क्या इसका क्या मतलब है कि 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, कार्बन के नंबर से भी तो कोई फर्क पड़ता होगा ना? तो आप बोलेंगे देखें एक सीरीज में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज दे आर सेम, बट उन सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, लाइक उनका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, उनका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, उनका किस तरीके से रूम स्टेट पे उनका क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे कौन सा उनका फॉर्म होता है, ऑल ऑफ दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, या आप चाहे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी कहें, ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे डिफर। मतलब एक सीरीज के अंदर आप अल्केन कह रही हो तो आप प्रोपेन एंड ब्यूटेन की केमिकल प्रॉपर्टीज दे विल बी एग्जैक्टली सेम, परफेक्ट। बट इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज विल दे बी सेम? क्या इन दोनों को बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा? आप बोलेंगे नो। क्या ब्यूटेन और पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स वगैरह सेम होंगे? आप बोलेंगे नो। मतलब एक आपके पास सीरीज के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट बट केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी द सेम। एंड द सेम थिंग गोज फॉर प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक। सबके सब एस्टर्स बना सकते हैं, बट क्या सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे? आप बोलेंगे नहीं। दे आर फ्रॉम द सेम सीरीज विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड, बट दे विल हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को समझा दिया क्या होता है क्या नहीं होता है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज का तो मैंने आपको मतलब समझा दिया कि हमने इतने सारे जो फैमिलीज बनाई हुई उनका क्या मतलब होता है क्या नहीं होता है। यू हैव टू नो दिस थिंग, लेट्स से मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मीथेन एंड इथेन में कितने कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस है? लेट्स से मीथेन, 1 कार्बन है, इसके पास 2 कार्बन है, कितने का डिफरेंस है? 1 कार्बन का डिफरेंस है। 4 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन का डिफरेंस है? आप बोलूंगी H2। मतलब आपके पास जो कंसेक्यूटिव मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे भी देखना, इथेन एंड प्रोपेन, कितने कार्बन का डिफरेंस है? 1 कार्बन का डिफरेंस है। कितना हाइड्रोजन का डिफरेंस है? 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। नीचे आके देख लेते हैं कितने कार्बन का डिफरेंस है? 1 कार्बन का। कितना हाइड्रोजन का? 2 हाइड्रोजन का। सो आई कैन से दिस थिंग कि हमारे पास जो कंसेक्यूटिव मेंबर्स होते हैं, मतलब मीथेन और इथेन, इनके बीच में कितना डिफरेंस होगा? CH2 का डिफरेंस होगा। इथेन एंड प्रोपेन कितना डिफरेंस होगा? CH2 का। प्रोपेन एंड ब्यूटेन कितने एलिमेंट का डिफरेंस होगा? CH2 का। बट इफ आई से मीथेन एंड ब्यूटेन, तो इनके अंदर CH2 का होगा? नहीं। तो आपने एक वर्ड याद रखना है कि हमारे पास होमोलोगस सीरीज क्या होती है? द कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफर विद द सेम रेशियो ऑफ CH2 और 14 AMU, फॉर्मिंग अ सीरीज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज, राइट? और इन सबकी क्या होंगी? इन सब के ऑल ऑफ देम विल हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, दे विल बी सेम, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास होंगी, दे विल बी डिफरेंट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई मेंट बाय कि हमारे पास होमोलोगस सीरीज क्या होती है। अल्कोहल में भी देखना, CH2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी मिथनॉल एंड इथेनॉल के बीच में, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल के बीच में, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल के बीच में, ब्यूटेनॉल एंड पेंटेनॉल के बीच में, ऑल ऑफ देम विल हैव अ CH2, लेकिन क्या? कंसेक्यूटिव मेंबर्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। ऐसे नहीं आप बोला जी नहीं आपने तो बोला था CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, मीथेन एंड ब्यूटेन में तो CH2 का डिफरेंस नहीं है। I said consecutive members. ठीक है, consecutive members of a series they should have a difference of CH2. That's it.
ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो हमारे पास होमोलोगस सीरीज कहते हैं। हमारे पास बहुत सारी होमोलोगस सीरीज, जैसे एग्जांपल्स अल्केन्स ले लें, एल्कीन्स ले लें, आप सारे अल्काइल हैलाइड्स ले लें, आप सारे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स ले लें, आप एल्डिहाइड्स ले लें, आप कीटोन्स ले लें, एंड द लिस्ट कीप्स ऑन गोइंग। आपके जितने चैप्टर्स हैं ना, दीज आर डिफरेंट डिफरेंट होमोलोगस सीरीज। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? परफेक्ट, आई होप अब तक सबको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इट्स आइसोमेरिज्म। हम इसे बहुत जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास बेसिकली आइसोमेरिज्म की सबसे सिंपल डेफिनेशन, जो मुझे सबसे बात याद है कि मुझे कोई डेफिनेशन वगैरह याद है, मुझे बस ये पता है कि अगर हम दो कंपाउंड्स को कह रहे हैं कि एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, तो दे शुड ऑलवेज हैव द सेम मोलेक्युलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लीव इट, सेम मोलेक्युलर फॉर्मूला होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने आप लोगों को वहां पे ये बात समझाई थी, पीछे पीछे ही पढ़ाया था कि ये देखें एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, दे हैव द सेम मोलेक्युलर फॉर्मूला। दोनों का फॉर्मूला क्या है, C3H6, लेकिन दे हैव, आप देखें ये तो एक अल्कीन है, लेकिन डू दे हैव द सेम मोलेक्युलर फॉर्मूला? यू विल से यस, they have the same molecular formula C3H6, C3H6, but different structures. So can I say they are isomers of each other? You can say absolutely yes, they are the isomers of each other. They have different structural formulas, but at the end of the day they have the same molecular formulas, right? So they are what? They are isomers. अब हमारे पास isomers की different types होती हैं। क्या टाइप्स होती हैं? वी हैव स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड वी हैव स्टीरियोआइसोमर्स। अब पता है क्या होता है, बुक में आपकी एक जगह लिखा होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का दूसरा नाम होता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, राइट? अब कुछ बच्चों को अगर बोल दिया जाए ना कि मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे बताएं जरा C5H12, राइट, इसके जरा बताना कि आपके कितने कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं। वहीं पर आप पेपर में बैठ जाएंगे, वो बोलेंगे नहीं हमने तो पढ़ा ही नहीं था, हमें तो पढ़ाया था कि खाली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। ये कौन सी नई जबान में आपने बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म आपके पास क्या होता है? अगेन सेम वर्ड, ठीक है, सॉरी, अगेन डिफरेंट वर्ड फॉर द एग्जैक्ट सेम वर्ड, राइट? तो कुछ मुश्किल नहीं, कोई नई चीज नहीं आई है। जो सिलेबस में जो बुक में है आपको एग्जामिनर वही दे सकते हैं, ठीक है, उससे बाहर तो वो भी नहीं निकलेगा। लेकिन आपने एक वर्ड आपको याद नहीं रहा कि अच्छा जी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम क्या होता है, उन्होंने उस नाम से पूछ लिया, एंड देन यू विल बी कंफ्यूज, एंड देन यू थिंक ओह पेपर वाज वेरी डिफिकल्ट, पेपर वाज वेरी ट्रिकी, व्हेन इट वाज नॉट, इट वाज जस्ट यू डिडंट रिमेंबर वन वर्ड। ठीक है, तो हमारे पास सेम मोलेक्युलर फॉर्मूला बट दे शुड हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। एंड स्टीरियोआइसोमरिज्म में हमारे पास देयर डिफरेंट टाइप्स होते हैं कि देयर लाइक इनकी ओरिएंटेशन स्पेस में डिफरेंट होती है। वी हैव बेसिकली ओपन होती है, बेसिकली हमारे पास जो पैरेलल कार्बन वाली होती है, एंड वी हैव द ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। ठीक है, इसकी डिफरेंट टाइप्स है। ओपन नहीं होता, ऑप्टिकल होता है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होता है, एंड देन वी हैव द ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। ठीक है, एंड एक बात याद रखनी है, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म के अंदर वी हैव नो फ्री रोटेशन। आगे समझ में आ जाएगी जब पढ़ाऊंगी। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को जल्दी जल्दी कर लेते हैं। चेन आइसोमर्स होते हैं। चेन आइसोमरिज्म का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं करना। जो अभी समझा कर आई ना इतनी मेहनत करके कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड एंड ब्रांच चेन कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, तो चेन आइसोमरिज्म में दे हैव द सेम मोलेक्युलर फॉर्मूला। पेंटेन इज C5H12, C5H12, सबका ये फॉर्मूला होगा। बट क्या होगा, हम इसकी चेन्स को शॉर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, हम उनकी ब्रांचिंग कर देंगे। जब हम ब्रांचिंग कर देंगे तो हम कहेंगे अच्छा जी देखिए हमने चेन आइसोमर्स बना दिए। दिस इज नोन एज एन पेंटेन और नॉर्मल पेंटेन। कंटिन्यूस स्ट्रेट चेन कंपाउंड बन रहा होता है। आइसोपेंटेन में क्या होता है, आप बेसिकली इसकी ब्रांचिंग करते हो। देखिए आपने एक ब्रांच निकाली, दिस इज नोन एज आइसोपेंटेन। आइसो वाले जितने भी कंपाउंड है ना, एक ट्रिक बता रही हूँ याद रखना। अगर किसी कार्बन के साथ दो मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हो तो हम उन्हें कहते हैं आइसोपेंटेन। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज। अगर फॉर इंस्टेंस मैंने अंदर एक कार्बन लगा दिया खाली CH3 एंड लेट्स जस्ट से CH, अगर मैंने कह दिया ये कंपाउंड क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, तो आप बोलेंगे इसमें क्या मुश्किल है। मैंने देखा कि एक कार्बन और उस कार्बन के साथ दो मिथाइल ग्रुप CH3 के ग्रुप लगे हैं, तो मैं आपको एक बात तो बता सकता हूँ कि हमारे पास कौन सा कंपाउंड होगा। आपने लगा देना आइसो, आपको पता होगा कि इसके नाम के आगे हमारे पास आइसो ही आएगा। ठीक है, एंड देन व्हाट्स द अदर थिंग, कितने कार्बन गिन लो, 1 2 3 4, चार कार्बन है, तो दिस इज गोइंग टू बी नोन एज आइसोब्यूटेन। कुछ मुश्किल नहीं था इसके अंदर। क्या किया मैंने, ब्रांचिंग कर दी, मैंने चेन की लेंथ को छोटा कर दिया। एंड नियोपेंटेन में क्या होता है कि आपके पास एक कार्बन के साथ तीन मिथाइल, दो से ज्यादा मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए होना, तो आपने समझ जाना है हमारे पास नियोपेंटेन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने किया हुआ है।
ठीक है, दो से ज्यादा। आपने बस याद रखना है कि अगर एक कार्बन के साथ दो मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, मिथाइल CH3 वाले ग्रुप, तो आपने उसका नाम रखना है आइसो। फिर आगे गिन लेना कितने कार्बन थे। जैसे मैंने किया यहाँ पे, अच्छा जी देखो आइसो तो होगा, फिर मैंने कुछ, अब इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, आई सेड 4 कार्बन विच मीन्स एंड सिंगल बॉन्ड, तो आइसोब्यूटेन। देन मैं यहाँ पर आई, मैंने देखा अच्छा एक कार्बन है, इसके साथ दो से ज्यादा मिथाइल ग्रुप्स अटैच है। मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैंने लिख दिया, मेरे पास इसका नाम क्या होगा, नियो। ठीक है, देन मैं कहती हूँ अच्छा जब आगे भी तो पूरा नाम कंप्लीट करना है, वो क्या होगा, तो मैं बोलूंगी आई काउंट द नंबर ऑफ कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड द फिफ्थ कार्बन। तो फिफ्थ कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, पेंट, तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया, नियो पेंटेन। एंड दिस इज लिटरली चेन आइसोमरिज्म, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि अच्छा जी मैं आपको पूछूं कि जरा मुझे बताइएगा C6H14 का, या जी मेरे पास C5H12 के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। आप बोलेंगे क्या करूँ, एक एक करके पहले स्ट्रक्चर बनाऊं, 1 2 3 4 5, देन वैलेंसी सेटिस्फाई करूँ, देन फिर उसकी ब्रांचिंग करूँ, फिर एक और बनाओ, ऐसे करूँ। इतना टाइम हमारे पास पेपर में नहीं होता है। कुछ फैक्ट्स बता रही हूँ, वो बात याद रखनी है। और वो बात कैसे याद रखनी है कि एक बात तो पहले हमेशा के लिए याद रख लो, ठीक है, कि हमारे पास जो मीथेन, इथेन, रियली सॉरी फॉर दिस, कि हमारे पास जो मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन होते हैं, इनके कोई, उनके अंदर कोई चेन आइसोमेरिज्म नहीं होता, नो आइसोमर्स में, इनके कोई आइसोमर्स हमारे पास बनते ही नहीं। ठीक है, इनके अंदर हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म होता ही नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उसके अंदर ब्रांचिंग कर सको। करके देख लेना, अगर बन जाए तो मुझे भी बता देना, लेकिन नहीं, पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट, चेन आइसोमेरिज्म हर क्लास ऑफ कंपाउंड से दिखता है, एल्केन्स में भी दिखता है, अल्कीन्स में भी दिखता है, अल्काइन्स में भी दिखता है, एल्डिहाइड्स में भी दिखता है। बहुत सिंपल है, अगर हम यहीं पर आके करके मैं आपको दिखा भी दूं। लेट्स टॉक अबाउट अल्कोहल। ठीक है, आई एम सेइंग OH, ये मैंने बना दिया अल्कोहल के लिए, CH3 CH2 एंड CH2 अगेन। मैं कह रही हूँ इसको मैं चेन आइसोमर बना के दिखाओ। आप कहेंगे इसमें क्या मुश्किल है, मैं बनाकर दिखाती हूँ आपको। देखें, ये 1 2 3 4 चार कार्बन है ना, मैं काम करती हूँ 1 2 3, तीन की चेन बना लेती हूँ, आई ऐड OH है, एंड मैं एक के साथ ब्रांचिंग कर लेती हूँ, विच इज आई ऐड CH3। ठीक है, तो ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया, एंड मैंने यहाँ पे कर दी चेन आइसोमेरिज्म। इट्स नथिंग डिफिकल्ट, मतलब कुछ मुश्किल नहीं था। लेकिन अगेन यू डोंट हैव द टाइम, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं मैं आपको समझा देती हूँ। लेकिन मैं बताने का मकसद ये, आपके पास अल्केन से भी चेन आइसोमेरिज्म शो हो सकती है, अल्कोहल्स के अंदर भी शो हो सकती है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी शो हो सकती है। कुछ नहीं करना होता, आपने लेंथ को शॉर्ट करके ब्रांचिंग दिखा देनी होती है। ठीक है, तो सारी क्लासेज और आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सबके अंदर दिखाते हैं। अब क्वेश्चन वाज कि हाँ, मैं आपको ये बता रही थी, आपको कुछ बातें याद रखनी है फॉर ओनली फॉर अल्केन्स। ठीक है, कुछ बातें याद रखनी है। मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन के अंदर कोई आइसोमर्स नहीं है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे ना कि जरा मुझे बताइएगा मीथेन के कितने चेन आइसोमर्स बन सकते हैं, आप बोलेंगे 0। इथेन के कितने बन सकते हैं, आप बोलेंगे 0। प्रोपेन के कितने बन सकते हैं, आप बोलेंगे चेन आइसोमर्स 0। कोई आइसोमर्स नहीं होता है इन कंपाउंड्स के, याद रखना। अब एग्जामिनर ने बोला जरा मुझे बताना ब्यूटेन के कितने हमारे पास चेन आइसोमर्स बन सकते हैं, तो आप तो परेशान हो जाओगे, अच्छा जी मैं एक एक करके बनाओ। नहीं, आपके पास एक फॉर्मूला होता है विच इज 2n - 4 + 1। क्या करना है, एन क्या होता है, एन इज द नंबर ऑफ कार्बन। मैंने आपको क्या बोला, ब्यूटेन के मुझे बताओ कितने चेन आइसोमर्स होते हैं, राइट। आपने बोला ब्यूटेन के अंदर हमारे पास कार्बन कितने होते हैं, कार्बन नंबर इज 4, तो हम कह सकते हैं n = 4। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फॉर्मूला यहाँ लगाया, 2n - 4 + 1 था, 4 - 4 = 0। जिस नंबर की जो हमारे पास पावर 0 होती है उसका आंसर हमेशा 1 आता है, 1 + 1 = 2। सिंपल मैथ, ब्यूटेन के कितना आइसोमर्स होंगे, 2 आइसोमर्स होंगे। करके देख भी लेना, एक स्ट्रेट चेन आइसोमर बन रहा होगा, एक दूसरा हमारे पास आइसोब्यूटेन बन रहा होगा, तो मैंने आपको पहले बनाकर यहाँ पर दिखाया भी था। ठीक है, तो दिस हाउ यू कैन फाइंड आउट। अब आपसे मैं पूछा ब्यूटेन के कितने होंगे, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, पेंटेन के कितने होंगे, 3 बनने होंगे। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड यू कैन डिटेक्ट, बट दिस फॉर्मूला कैन ओनली बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम ब्यूटेन। क्यों, मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन तो बना देंगे, ब्यूटेन टिल हेप्टेन, मतलब 7 कार्बन वाले तक। अगर आपको याद नहीं करना, कुछ लोग होते हैं जो याद रख लेते हैं कि ब्यूटेन के 2 होते हैं, पेंटेन के 3 होते हैं। आपको याद रखना है, वैसे याद रख लो, आपको फॉर्मूला से याद रखना है, यू कैन डू इट दिस वे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट चेन आइसोमर्स। नाउ वी विल कम ऑन पोजीशन आइसोमर्स। नाउ व्हाट इज पोजीशन आइसोमर्स, इसके अंदर हम क्या होता है कि हम जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, उसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। कैसे, आप यहाँ पे देखें, हम कर लेते हैं फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, राइट। तो अगर मैं इसका नाम देखूं तो ये मेरे पास बनेगा 1 प्रोपेनॉल। अब मैंने क्या किया, मैंने पहले यहाँ पे भी इसकी वो कर लेती हूँ, 1 2 3। यहाँ पे मेरे पास OH ग्रुप कौन से कार्बन के साथ अटैच था, फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच था, तो उसका नाम क्या था,
1 propanol. अब मैंने यहाँ क्या किया, OH अब इस किस कार्बन के साथ अटैच्ड है, अगेन दे विल हैव द सेम मोलेक्युलर फॉर्मूला. आइसोमेरिज्म पढ़ा रही हूँ, एक बात याद रखना, कोई भी कंपाउंड पढ़ा रही हूँ, कह रही हूँ आइसोमर्स एक दूसरे के, दे विल हैव द सेम मोलेक्युलर फॉर्मूला, राइट. बट व्हाट्स द डिफरेंस, आप ये देखें कि यहाँ पे आपका जो फंक्शनल ग्रुप था वो फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच था. वहीं एट द सेम टाइम यहाँ पर हमने क्या किया, मैं कह रही हूँ दिस इज एन आइसोमर, क्या किया, कुछ नहीं किया. द रेस्ट ऑफ द होल स्ट्रक्चर इज एग्जैक्टली सेम, कुछ चेंज नहीं किया यहाँ पे. तो मैंने जो फंक्शनल ग्रुप था अब वो मेरे पास किसके साथ अटैच है, सेकंड कार्बन के साथ अटैच्ड है, राइट. सो changing the position of the functional group in the very same chain, मैंने इसके अंदर कोई लेंथ चेंज नहीं किया, मैंने इसके अंदर कोई ब्रांचिंग वगैरह नहीं किया, I just changed the position of the functional group. तो ये मेरे पास क्या कहलाता है, this is known as position isomerism. देन वी हैव ब्यूटेन. ब्यूटेन के अंदर मैंने क्या किया, ब्यूटेन अल्कीन हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप आता है, डबल बॉन्ड आता है. यहाँ पे दिस इज 1 ब्यूटेन, फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बन रहे थे. यहाँ पे सेकंड ब्यूटेन, 2 ब्यूटेन, क्योंकि हमारे पास जब डबल बॉन्ड आ रहा है तो हमारे पास सेकंड कार्बन के साथ आएगा. अगेन same molecular formula. How is it different? They are forming position isomers. How are they forming position isomers? I'm just changing the position of the functional group. Nothing else is changed. All the other things are exactly the same, right? So this is known as position isomerism. Then we have functional group isomerism. Let's, for instance, take this example. We have aldehydes and ketones. हमारे पास functional group isomerism किनके मानते हैं? They have the same molecular formula. For instance, let's say इसका formula अगर मैं लिखने जाऊँ तो क्या बनेगा? कितने कार्बन है? 1 2 3 C3. कितना हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6 C3H6. कितना ऑक्सीजन है? ओ ओके. लेकिन ये क्या, ये तो प्रोपेनल है, इट्स एन एल्डिहाइड. आई होप एवरीवन नोज व्हाट्स एन एल्डिहाइड. आपके पास जो बिल्कुल टर्मिनल पे हमारे पास C डबल बॉन्ड OH का ग्रुप बना होता है, दिस इज द प्रोपेनल. ओके, देन इस कंपाउंड को लिख लेना. इस कंपाउंड का मेरे पास मोलेक्युलर फॉर्मूला क्या है? 1 2 3 3 carbons. How many hydrogens? 1 2 3 4 5 6 6 hydrogens and 1 O. आप बोलेंगे कि प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन दे हैव द सेम मोलेक्युलर फॉर्मूला. फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, सही बात है. जबकि अगर आप डिफरेंस देखने जाएं तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड की अलग, कीटोन की पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग. वो कितने सारे टेस्ट देता है, वो कितने सारे हमारे पास टेस्ट नेगेटिव आ रहे होते हैं उसके, टॉलरेंस रीजन वगैरह के, ठीक है. लेकिन मोलेक्युलर फॉर्मूला तो सबका सेम है. तो मोलेक्युलर फॉर्मूला जब भी सेम होता है इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स कि दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. बट कौन सी टाइप ऑफ मोलेक्युलर फॉर्मूला, क्या कह रहे हैं आप? देखें, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. इसका मतलब ये होता है कि आपके पास मोलेक्युलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग होता है. यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप किसका है? यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड का है, एंड यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन सा लगा हुआ है? कीटोन का, राइट. सो दैट्स द ओनली डिफरेंस. अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव द सेम मोलेक्युलर फॉर्मूला. तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनके हम कह सकते हैं कि अच्छा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो रहा होता है? जिनके मोलेक्युलर फॉर्मूला सेम हो, ठीक है. तो हमारे पास कह सकते हैं अल्कोहल्स एंड ईथर्स दे हैव द सेम फॉर्मूला CnH2n+1 OH. एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स CnH2nO. यहाँ पे देखो CnH2nO हो सकता है. तो फॉर इंस्टेंस एक एग्जामिनर ने मुझे बोला कि आप मुझे बताइएगा C3H6O, इनके अंदर हमारे पास कितना आइसोमर्स बन सकते हैं? मेरा दिमाग सबसे पहले पता है क्या कहेगा? I'll be like this formula resembles the formula CnH2nO. 3 कार्बन है, उन कार्बन का डबल विद एन एक्स्ट्रा O. इट मींस कि हमारे पास एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों के लिए हमारे पास मोलेक्युलर फॉर्मूला सेम होता है. आई कैन डू वन थिंग, आई कैन फॉर्म 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. एक में प्रोपेनॉल बना लेती हूँ, एक में प्रोपेनोन बना लेती हूँ. It's the exact same thing. Alcohols and ethers have the same formula. Aldehydes and ketones, they always have the same molecular formula. Carboxylic acid and esters, they'll have the same molecular formula. So in this way, we can say that functional group isomers are formed. Perfect. Then हमारे पास आते हैं metamerism. Metamerism and tautomerism, these are like बहुत कम पूछे जाता है. इनके अंदर जो सिग्निफिकेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे पहले तो आता है कि टॉटोमेरिज्म दिखाता कौन है एंड मेटामेरिज्म कौन हमें दिखा रहे होते हैं. तो हमें पता होना चाहिए मेटामेरिज्म हमारे पास कीटोन्स, ईथर्स, एस्टर्स, सेकेंडरी अमाइंस, दे शो मेटामेरिज्म. टॉटोमेरिज्म हमारे पास कौन शो कर रहा होता है? अमीनो एसिड्स, ठीक है. अगेन दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली अगर आपने एक फंक्शनल ग्रुप ले लिया, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है राइट, उसके आगे पीछे उसके जो बराबर में साइड चेंज आप उसको चेंज करें, ठीक है. फॉर इंस्टेंस मैंने कहा कि मेरे पास अगर तुम इस सब का इसका मोलेक्युलर फॉर्मूला और इसका मोलेक्युलर फॉर्मूला देखोगे ना, इट विल बी एक्जैक्टली द सेम. बट हाउ डज इट डिफर? कैसे डिफर करता है हमारे पास? मैंने क्या किया कि यहाँ पे O है मेरे पास, यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 and 2. इसकी इस साइड पे लेफ्ट साइड पे कितने कार्बन है? 1 and 2, ठीक है. दिस इज नोन एज डाइथाइल ईथर.
अब मैंने यहीं पर क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने इस O को बीच में यहाँ लेकर आई कि इसकी लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक कार्बन है और इसकी जो राइट साइड है वी हैव 3 कार्बन। एक कार्बन को उठा के मैंने इस साइड पे शिफ्ट कर दिया एंड दिस इज लिटरली व्हाट इट इज, व्हाट मेटामेरिज्म इज, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स ऑन साइड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। आपने देखना है कितनी अरेंजमेंट्स बन सकती हैं, इट्स लाइक अ गेम, ठीक है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, दिखने में बहुत मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन अगर आप पूछो ना कि अच्छा जी आपके पास ये O है, आप उसको अलग अलग पोजिशन पे रखो और देखो कितनी आपके पास वेराइटीज बन सकती हैं, जो आपके पास वेरिएशन आ रहे होंगे दे विल बी योर आइसोमर्स। बट अगेन इतना आपसे बनवाता नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर शो होता है हमारे पास मेटामेरिज्म। टॉटोमेरिज्म हमारे पास, मैंने आपको बात बोली, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपके पास अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो आपके पास टॉटोमेरिज्म शो कर रहे होते हैं। अगेन आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एसिडिक और बेसिक एनवायरनमेंट में, ठीक है, हमारे पास ये स्ट्रक्चर होता है एक अमाइनो एसिड का, विच इज बेसिक के अंदर इसके पास एक अमाइनो ग्रुप लगा हुआ होता है, एक मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा होता है। हमारे पास जो एसिड्स होते हैं, दिस इज द एसिडिक एंड दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है बेसिक होती हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एसिड की प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रोटॉन डोनर होता है, एंड हमारे पास बेस की प्रॉपर्टी क्या होता है, इट्स अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। नहीं आता, इतना मुश्किल कुछ नहीं देते आपके पास क्वेश्चन वगैरह में, आपसे ज्यादातर ये पूछ रहे थे कि एसिड में शोर होता है। मैंने क्या किया, उसे एक एसिड एनवायरनमेंट में रख दिया। एसिड एनवायरनमेंट का मतलब है कि मैंने उसे रख दिया कि जहाँ पे बहुत सारे H पॉजिटिव आयंस थे। अब H पॉजिटिव आयंस को एक्सेप्ट कौन करेगा, बेस करेगा। इस पूरे स्ट्रक्चर में बेस कौन है, अमाइन, तो अमाइन एक H पॉजिटिव स्ट्रक्चर को, H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेगा। NH2 द एक और H को एक्सेप्ट कर ले, क्या बन जाएगा, NH3+। दैट्स इट। एसिडिक, आपसे ये पूछ सकते हैं कि एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, एसिडिक मीडियम में क्या होता है। बेसिक मीडियम में रख दिया, मतलब हमारे पास कुछ नहीं होगा, OH माइनस आयन तैयार बैठे हुए होंगे कि अच्छा जी हमारे पास कहीं से H प्लस आयन आ जाए तो मैं वाटर का एक स्ट्रक्चर बना लूँ, क्योंकि हमारे पास H प्लस OH माइनस जो होता है दैट इज बेसिकली वाटर। तो OH माइनस बहुत सारे हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन पड़े हुए हैं एंड दे आर वेटिंग कंटिन्यूसली कि कहीं से तो हमारे पास एसिड, कहीं से हमारे पास H प्लस प्रोटॉन मिल जाए हमें, कि हम उसके साथ कंबाइन करके वी कैन फॉर्म एन वाटर का मॉलिक्यूल, राइट। ओके, अब मुझे क्या होता है, मुझे पता है कि बेसिक मीडियम में आपने रखा कार्बोक्सिलिक एसिड, या किसी भी एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, दे आर प्रोटॉन डोनर्स। वो बोलता है कि यार आप ऐसा करें, मुझसे ना मेरा H प्लस आयन ले लें। यहाँ पे देख रहे हैं इसके पास H प्लस आयन नहीं, क्यों, उसने अपने H प्लस आयन डोनेट कर दिया। इसने H प्लस आयन डोनेट किया, उसने हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कंबाइन किया एंड दे फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज व्हाट हैपेंस कि आपके पास इट्स नोन एज ज्विट्राइन, क्योंकि इसके पास हमारे पास एक एसिडिक ग्रुप भी लगा हुआ है एंड एक बेसिक ग्रुप भी लगा हुआ है, राइट। सो दिस इज बेसिकली व्हाट ऑटोमेरिज्म इज, कि अगर आप इसको एसिडिक एनवायरनमेंट रखो, बेसिक एनवायरनमेंट रखो, आपके पास क्या डिफरेंट चीजें बन रही होती हैं, व्हाट हैपेंस, दिस इज व्हाट ऑटोमेरिज्म शोज अस। एंड आपको मेन जो पॉइंट याद रखना है ना, अगेन वी लर्न अकॉर्डिंग टू व्हाट द एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क अस। हमें कोई जरूरत नहीं कि हम जाके इन डेप्थ बहुत सारी चीजें पढ़ें, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन वगैरह पढ़ें। इफ दे आर नॉट गोइंग टू आस्क अस, वी आर नॉट गोइंग टू स्कोर दैट गुड, ठीक है। हमें वो चीजें पता होनी चाहिए, एग्जामिनर हमसे बार बार पूछ रहा होगा, हम उसी पर काम करेंगे, राइट। तो हमें पता है टॉटोमेरिज्म हमारे पास कौन शो करते हैं, अमीनो एसिड्स, दैट्स वन थिंग। देन हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैंने ऐसे लिखा है कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन C6H14, कितने होते हैं हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब एक जो अकलमंद इंसान होगा, एक इंसान होगा जिसने पढ़ा होगा, जिसने सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर होंगे, राइट, वो क्या करेगा, वो बैठे बेचारा सारे स्ट्रक्चर्स बनाएगा। लेकिन वी बेसिकली डिड द वर्क, स्मार्ट वर्क किया है, हम क्या कर सकते हैं कि बेसिकली वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला। which formula we can apply, this formula 2n-4 plus 1, right। मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी 2n-4 plus 1, I know this formula, ठीक है। C6H14 कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन, let's implement here, 6 minus 4 plus 1, 2 में से 6 में से 4 जाएगा तो we'll have 2 plus 1, 2 की power 2 is 4 plus 1 is basically we'll have 5 isomers। you can ऑप्शन में दिया होगा 3 2 5, you can know it's 5, ठीक है। Okay, then we have geometrical isomerism. Agar if I have to tell you something about geometrical isomer and I'm like describe it in the very 3 important words आपको याद आ रहे हैं कि क्या क्या याद रखना है geometrical isomerism के बारे में, तो keywords for to remember it, A, it's going to be, it always occurs in alkenes only, जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है geometrical isomerism हम वहीं पे शो करते हैं, परफेक्ट। दूसरी बात मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहली बात आप ये याद रखनी है, मैं आपको इस बात को क्लियर कर देती हूँ कि हमारे पास सिंगल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा, नो। डबल बॉन्ड में यस, ट्रिपल बॉन्ड में नो। हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ पर शो होगा, ओनली इन
अल्कीन्स। जहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड दिख रहा होगा वहां पे हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। परफेक्ट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास, रीजन याद करना है करें, आपके पास सिंगल बॉन्ड्स में बहुत फ्री रोटेशन होती है, बिकॉज एक ही बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट रोटेशन होती है, आपके पास सिस ट्रांस स्ट्रक्चर्स नहीं बन पा रहे होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में बिल्कुल भी रोटेशन नहीं हो रही होती है, तो आपके पास कोई रोटेशन पॉसिबल ही नहीं होती, कोई सिस ट्रांस स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकते हैं। डबल बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर कोई हमारे पास फ्री रोटेशन नहीं होती, रोटेशन होती है लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए। आपके पास डबल बॉन्ड होता है, इनके बीच में फिर भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो आपके पास सिस ट्रांस बनते हैं और आप कहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स हमारे पास दिख रहे हैं हमें। ठीक है। अगेन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो, एक बात याद रखनी है, विच इज सेम मोलेक्युलर फॉर्मूला but they'll have different position and spaces. What do I mean by this thing? I'll tell you this thing. एक बात याद रखनी है, मैंने आपसे कहा कि देखिएगा आपके पास में कंपाउंड बना रही हूँ, सी सी डबल बॉन्ड सी यहाँ कर लेते हैं, एंड या लेट्स जस्ट मेक इट दिस, एंड मैं कह रही हूँ कि मैं यहाँ पर लगा रही हूँ एच एच, एंड मैं यहाँ कह रही हूँ कि ये दिस इज CH3, एंड इवन हियर आई एम सेइंग इट्स CH3। क्या मैंने सारे कार्बन की वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर लिया? आप कहेंगे यस। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जरा मुझे बताइए कि इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा? राइट। अगर कोई इंसान होगा जिसको मैंने सिर्फ ये बात बताई हो कि अच्छा जी हमारे पास जहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिखे ना, जहाँ पे आपको एल्कीन दिखे, एक बात याद कर लेना कि वहाँ पे आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, तो बोलेगा हाँ हाँ इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे ना हमारे पास। क्यों? आप देखें यहाँ पे डबल बॉन्ड, आपने तो कहा था कि सिंगल बॉन्ड में नहीं बनता, ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पर होते हैं वहाँ नहीं बनता, अल्केन्स अल्काइंस में नहीं बनता, लेकिन अल्केन्स में तो बनता ही बनता है। तो मैं कहूंगी नहीं, ऐसी बात नहीं। एक और पॉइंट भी जो आपने याद रखना है, for you to evaluate if this organic compound can form geometrical isomers or no, you have to know one thing. पहले आपने देखना है कि डबल बॉन्ड्स हैं, देख लिए डबल बॉन्ड ढूंढ लिए, जहां डबल बॉन्ड ढूंढे ना उस कार्बन को लेबल कर दो, लेट्स से कार्बन ए एंड लेट्स से कार्बन बी। राइट। नाउ माय क्वेश्चन इज, जो कार्बन ए है क्या वो दो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ या दो डिफरेंट एलिमेंट के साथ अटैच्ड है? आप बोलेंगे CH3 नहीं, ये वाला जो कार्बन ए है ये तो दोनों के दोनों सेम ग्रुप्स के साथ अटैच्ड है, दोनों के पास मिथाइल, दोनों मिथाइल ग्रुप से ही अटैच्ड है। तो मैं बोलूंगी अच्छा सबर करो, क्या ये वाला कार्बन देखो कि ये वाला कार्बन दो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच्ड है? आप बोलेंगे नहीं, ये भी H के साथ अटैच्ड है, दोनों H ही हैं जिसके साथ ये अटैच्ड है, डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच नहीं है। मैं कहूंगी अच्छा जी अगर वो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच नहीं है ना, इसका मतलब इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बन सकते। व्हाट डू आई मीन टू से इज दैट इट्स अनदर कंडीशन, इट्स द सेकंड कंडीशन। पहले क्या करना है? डबल बॉन्ड आइडेंटिफाई करना है, डबल बॉन्ड आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ढूंढना है वो वाला कार्बन। अब आपने देखना है क्या एक कार्बन आपके पास दो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, दो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ अटैच्ड है? इफ यस, देन इट विल फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इफ नो देन वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म प्रेजेंट नहीं होगा। तो किस में होगा? हम ले लेते हैं ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, डबल बॉन्ड आइडेंटिफाई कर लिया, यू विल बी लाइक यस, देन आई विल बी लाइक जिस जो डबल बॉन्ड्स बना रहे हैं उन कार्बन्स को जरा मुझे बताओ क्या वो सेम ग्रुप के साथ अटैच्ड है? आप बोलेंगे नहीं, दोनों अलग अलग के साथ हैं। देखें ये भी CH3 के साथ CH2OH5 CH3CO2H, देन मैं बोलूंगी अच्छा अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। तो मैं कहूंगी अब हमारे पास ज्योमेट्रिक आइसोमर्स दो हो सकते हैं, एक होते हैं ट्रांस एल्कीन, एक होता है सिस एल्कीन। अगर आपके पास ट्रांस एल्कीन क्या होता है कि डायगनली ट्रांस एल्कीन्स हमारे पास सेम होता है, मतलब सेम ग्रुप्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, डायगनली। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखें हमारे पास CH3 एंड CH3, C2H5 एंड C2H, आपके पास जो अगर आप डायगनली देखेंगे तो आपके पास हमेशा आप सेम ग्रुप फाइंड आउट करेंगे, तो आप कह सकते हैं ट्रांस एल्कीन। दूसरे वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास सेम साइड ऑफ द प्लेन, यहाँ पे क्या है C2H5 एंड CH3 सेम है, दोनों के दोनों नहीं, दोनों के दोनों डिफरेंट है, हम क्या कहेंगे? ट्रांस एल्कीन। वहीं पर अगर आप सिस एल्कीन को देखेंगे तो हमारे पास सेम साइड ऑफ द प्लेन, एक ही सेम साइड पे देखेंगे तो हमारे पास सेम ग्रुप्स होंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई इफ यू हैव द सेम ग्रुप, देन आप कहेंगे दिस इज अ सिस एल्कीन। देखें यहाँ पे भी आपका C2H5 है, यहाँ पे भी C2H5 है, एक ही साइड पर दोनों के दोनों ग्रुप्स सेम होंगे, तो आप क्या कहेंगे? दिस इज अ सिस एल्कीन। CH3 CH3, एक ही साइड पर दोनों के दोनों ग्रुप्स सेम होंगे। लेट्स चेक इट हियर,
क्या एक ही साइड पे दोनों के दोनों ग्रुप सेम में है? आप बोलेंगे नहीं, तो उसका मतलब क्या होगा हमारे पास? ट्रांस एल्कीन. एंड दिस इज लिटरली व्हाट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज. फर्स्ट यू हैव टू गो आइडेंटिफाई द डबल बॉन्ड. वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द डबल बॉन्ड, उसके बाद आपको पता करना है कि अच्छा जी क्या डबल बॉन्ड के जब तक हमारे पास जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं क्या वो सेम ग्रुप के साथ अटैच या डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच. इफ दे अटैच विद द सेम ग्रुप, आप बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल. इफ दे अटैच विद डिफरेंट ग्रुप्स, यू बी लाइक यस, हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है इट्स पॉसिबल. ठीक है, देन यू कैन क्रिएट कैसे ट्रांस एल्कीन होता है, सिस एल्कीन होता है. इट्स वेरी इजी. देन वी हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड दिस इज अ वेरी गुड टेबल. प्लीज याद करना, इनकी आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. ये सारी बातें आपको आहिस्ता आहिस्ता कुछ समझ में आ जाएंगी, लेकिन ये डिफरेंसेस पता होने चाहिए. सिस में सेम साइड ऑफ द प्लेन पे होते हैं, ऑपोजिट साइड ऑफ द प्लेन पे होते हैं. सिस अनसिमेट्रिकल होता है, ट्रांस सिमेट्रिकल होता है. सिस मॉलिक्यूल्स आर पोलर, ट्रांस मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर. Cis molecules have a less melting point, they have a more melting point, high boiling point, low boiling point. They have, because polar होते हैं तो हमारे पास strong molecular forces होंगी. ठीक है, और हमारे पास नॉन पोलर है तो ये वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी. पोलर है तो हमारे पास ये ज्यादा रिएक्टिव होंगे, ये हमारे पास नॉन पोलर है तो हमारे पास लेस रिएक्टिव होंगे. they'll have loose packing, they'll have close packing. and because हमारे पास सिस में सेम ग्रुप्स एक ही साइड पर होते हैं तो दिस क्रिएट्स अ बल्की. ठीक है, बल्की ग्रुप साइड एक ही साइड पर होते हैं तो हमारे पास दिस क्रिएट्स स्टेरिक हिंड्रेंस. तो इसके अंदर आपको इसके अंदर ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, इसके अंदर कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगी. नाउ व्हाट दे कैन डू इज आपका सिस टू ब्यूटीन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन. आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, जरा मुझे बताना इन दोनों में से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हाई होगा. अगर आपको ये टेबल याद होगा देन यू विल बी लाइक कि मैंने पढ़ा था कि हमारे पास जो सिस मॉलिक्यूल्स होते हैं दे हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट. तो इफ द एग्जामिनर इज आस्किंग कि सिस टू ब्यूटीन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन में किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, आप बोलेंगे सिस टू ब्यूटीन. Why? Because you have to remember these properties. And it's not a difficult thing. ठीक है, आपके पास चार्ट है, टेबल बना हुआ है, आपको डिफरेंसेस पता है इन दोनों के बारे में. अभी आपको कुछ बातें समझ में नहीं आ रही कि क्यों बॉइलिंग पॉइंट अलग है उसका, क्यों ज्यादा है, क्यों कम है, पोलर नॉन पोलर. इट्स अ वेरी बिग टॉपिक. ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगता है ना पर्सनली, सब बहुत अलग अलग टॉपिक होते हैं कि व्हाट टॉपिक इज लाइक विच टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द एमडी सिलेबस एंड इवन द केमिस्ट्री. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज केमिकल बॉन्डिंग. अगर किसी ने केमिकल बॉन्डिंग की बहुत अच्छी उसकी बेसिक्स है ना, किसे पता है कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट इससे बहुत अच्छे से आता है, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वगैरह से बहुत अच्छे से सारी बातें पता है, उसके लिए पूरी केमिस्ट्री बहुत आसान बन जाती है. लेकिन अगर किसी को वही चीज समझ में नहीं आती ना, तो आगे सॉलिड लिक्विड मैटर हो, हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, कौन से बॉन्ड्स कितने बनेंगे, कब बैलेंसेस सेटिस्फाई करनी है, उसे कभी भी कुछ समझ में नहीं आएगी. उसे केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर ही क्लियर नहीं है. ओके, देन वी हैव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अनदर टाइप. मैंने क्या कहा था कि हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, हमारे पास स्टेरियो आइसोमेरिज्म होता है. हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सारे के सारे कर लिए. स्टेरियो आइसोमेरिज्म में हमने ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कर लिए. ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, लास्ट आइसोमर विच इज बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम दूसरे वर्ड कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट एनांशियोमर्स बन रहे हैं. कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है कि हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस कौन से इंस्ट्रूमेंट से, कौन से डिवाइस से मेजर कर सकते हैं. यू बी लाइक पोलरीमीटर. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. कुछ मुश्किल नहीं पूछता आपसे, बनाने को स्ट्रक्चर्स नहीं आते हैं. इट्स एन एमसीक्यू का पेपर, राइट. वो आपको कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वगैरह नहीं बना रहा होता. दे आर जस्ट गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट दीज थिंग्स, राइट. तो आपको पता होना चाहिए किससे मेजर करते हैं, क्या होता है, क्या नाम का मतलब होता है. दे आस्क यू क्वेश्चंस लाइक दिस. मुश्किल पेपर नहीं होता. देन हमारे पास अगर मैं आपसे पूछूं ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जस्ट क्या है, तो आई विल रिप्लाई विद दिस थिंग कि हमेशा कायरल कार्बन को ढूंढो. जहां कायरल कार्बन दिख जाए, किसी भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको कायरल कार्बन दिख जाए ना, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा. अगर कायरल कार्बन नहीं दिख रहा, इसका मतलब है कि उसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा. अब आप पूछेंगे जरा आप मुझे बताएं कि कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है. मैं बता दूं, आप देख रहे हैं ये जो कार्बन है ये चार अलग अलग ग्रुप्स के साथ अटैच्ड है. ये इसने क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है, एक बॉन्ड इसने ब्रोमीन के साथ बना हुआ है, एक बॉन्ड इसने फ्लोरीन के साथ बना हुआ है, एक बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया है. ठीक है, अगर एक कार्बन चार अलग अलग एलिमेंट्स के साथ या चार अलग अलग ग्रुप्स के साथ अटैच्ड हो, उसने बॉन्ड्स बनाए हो, तो आप कहेंगे कि दिस इज अ कायरल कार्बन. अगर मैं यहीं पे आपसे पूछूं कि ये मैंने सी रखा है, इसने एक सी एच थ्री के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, एक सी एच दूसरा भी बॉन्ड सी एच थ्री के साथ बनाया हुआ है, आगे बॉन्ड इसने सी टू एच फाइव के साथ बनाया हुआ है, एक बॉन्ड इसने एच के साथ बनाया हुआ है, क्या इज दिस अ कायरल कार्बन. यू बी लाइक नो. क्यों? क्योंकि एक कार्बन ने चार अलग अलग ग्रुप्स के साथ या चार अलग अलग एलिमेंट्स के साथ उसने कोई हमारे पास बॉन्ड्स नहीं फॉर्म किए, चार अलग अलग ग्रुप्स के साथ अटैच नहीं है. इट इज अ कंडीशन. हाँ भले ये दोनों ग्रुप्स अलग ही अलग है, लेकिन सी एच थ्री दो दफा रिपीट हो रहा है, विच मीन्स इट्स नॉट अ कायरल.
अगर कायरल कार्बन नहीं है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर कोई कायरल कार्बन है, यू बी लाइक नहीं। क्या मैं पूछूंगी आपके पास कायरल कार्बन है ये बार, आप बोलेंगे नहीं। तो अगर कायरल कार्बन नहीं है इसके अंदर, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मेरे पास शो नहीं हो रहा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ढूंढना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड पूरा लिखा हुआ है, उस पूरे ऑप्टिकल उस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड हर कार्बन को जाके देखो, क्या कार्बन वन इज दिस कायरल कार्बन? नो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। सेकंड वाला देखो, इज दिस अ कायरल कार्बन? इफ नो, देन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। जहां कायरल कार्बन है वहां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है। इनके अंदर हमारे पास क्या होता है, दे बेसिकली फॉर्म द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। एंड दिस इज व्हाट, अगर आप इसके अंदर बीच में मिरर रख दो ना, तो इट्स एग्जैक्टली द सेम। इनका कंपाउंड बनाना भी बहुत सेम होता है। इफ समवन फ्रॉम ए लेवल हमारे पास स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए आते थे कि आपने इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनाकर दिखाना है, तो इट वाज वेरी इजी फॉर अस। मुझे तो हमेशा ऐसे याद रखता था, जो जिसके करीब आपने वही करनी है। यहाँ ब्रोमीन दिख रहा है, बिल्कुल जो फर्स्ट होगा इट्स गोइंग टू बी ब्रोमीन, देन फ्लोरीन, देन हाइड्रोजन, देन सी। मिरर इमेज फॉर्म करनी होती है। अगेन यू डू नॉट हैव टू गेट कंफ्यूज विद दिस थिंग। ए लेवल्स का पेपर नहीं है, ये सब कुछ नहीं आएगा, नहीं पूछेंगे ऐसी चीजें। क्या पूछेंगे, एनैंशियोमर्स क्या होते हैं, किससे मेजर होते हैं, कायरल कार्बन क्या होता है, मिरर इमेजेस फॉर्म होती हैं, यस मिरर इमेजेस फॉर्म होती हैं, लेकिन किस टाइप की? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। अब व्हाट डू यू मीन बाय नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस? दिस इज द लेफ्ट हैंड एंड दिस इज द राइट हैंड, राइट? इज दिस अ कायरल ऑब्जेक्ट? यस, दिस इज अ कायरल ऑब्जेक्ट। हमारी हर फिंगर की जो लेंथ होती है, इट्स अ डिफरेंट लेंथ, राइट? मतलब आप ये समझ रहे हैं, एक कार्बन अलग अलग ग्रुप्स के साथ अटैच्ड है। परफेक्ट। तो अगर हमने क्या करना है, हमने इसकी मिरर इमेज बना देनी है। कायरल कार्बन है तो मैंने क्या बोला था, कायरल ऑब्जेक्ट है तो ऑप्टिकल आइसोमर होगा। इसकी एग्जैक्ट मिरर इमेज हमारे पास होती है, ये इसके डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, बट कैन देयर बी सुपर इम्पोज? अगर मैं लेफ्ट हैंड को अपने राइट हैंड पर रख दूं, तो क्या ये एक दूसरे पर इम्पोज हो सकते हैं? यू बी लाइक नो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ऑप्टिकल आइसोमर्स में वी हैव मिरर इमेजेस, बट व्हाट टाइप ऑफ मिरर इमेजेस? सुपर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, एंड अगेन दे आर asymmetrical, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। So this is all about optical isomerism. Okay, guys, do you have any questions? Guys, if you have any relevant questions about this topic, then I can answer them. Baki questions you guys can ask me at the end of the session. First, I have to complete this. Okay, now this is a summary of the table, and it's like कि structural isomers में आपके पास कौन कौन से different structures होते हैं, कौन कौन से isomers होते हैं, मैंने बता दिया। same molecular formula होंगे, but they'll have different structures: chain isomerism, position isomerism, functional isomerism, metamerism, tautomerism. All of these things, these are different forms of structural isomerism. ठीक है, एंड अगेन मैंने अगेन सारी चीजों को ही जस्टिफाई किया। बेसिकली बहुत समरी लिखी हुई है कि मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन हमारे पास चीन आइसोमर्स नहीं दिखेंगे। ये हमारे पास सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिखाते हैं। पोजिशन आइसोमर, उनके लिए हम मैंने आपको एक फॉर्मूला ही बता दी कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक, ब्यूटेन टिल हेप्टेन। पोजिशन आइसोमरिज्म मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। फंक्शनल आइसोमरिज्म, अल्कोहल एंड ईथर्स में, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स में। मेटामेरिज्म किससे दिखाते हैं, कौन कौन दिखाता है, कीटोन्स, एथर्स, ईथर्स, esters, secondary amines, and tautomerism कौन दिखाते हैं, amino acids. So if you remember, this is basically the gist of the structural isomers. Okay, and then we have stereoisomerism. Geometrical isomerism होता है हमारे पास, optical isomerism होता है। Geometrical isomerism किसके अंदर मिलते हैं हमें हमेशा? alkenes के अंदर। Double bond is necessary, and again one thing which is necessary that different groups should be attached to the carbon. ठीक है, देन वी हैव सिस होता है हमारे पास, एंड ट्रांस होता है। सिस के अंदर वी हैव सेम ग्रुप्स होते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द प्लेन, एंड वी हैव ऑपोजिट ग्रुप्स ऑन द सेम साइड ऑफ द प्लेन। ऑल द थिंग्स दैट वी हैव डन, राइट? देन वी हैव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मिरर इमेजेस बन रही होती हैं। कैसे मिरर इमेजेस बन रही होती हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बन रही होती है। कैसे पता करना होता है कि ऑप्टिकल आइसोमेर बनाएगा या नहीं बनाएगा? वी हैव अ कायरल कार्बन। कायरल कार्बन ढूंढना, कायरल कार्बन होता क्या? आई स्टिल रिमेंबर दिस वाज अ पास्ट पेपर क्वेश्चन कि व्हाट इज अ कायरल कार्बन, और इसके अंदर ए बी ऑप्शन सी डी दिए हुए थे, एंड यू हैड टू बेसिकली मेंशन, उसको करेक्ट करना था कि आपके पास बेसिकली 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू अ कार्बन। सो यू हैव टू नो दीस थिंग्स। बहुत बेसिक बेसिक सी चीज आपसे पूछना है वो। Okay, guys, any question?
Someone asked about the configurational isomerism. Yeah, the right answer is right कि आपके पास basically इसका जो दूसरा नाम होता है, let me write it here. स्टीरियोआइसोमेरिज्म का दूसरा जो नाम होता है वो हमारे पास यही होता है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि हमारे पास कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म की डिफरेंट टाइप्स कौन सी होती है, तो आप बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म स्लैश स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इन दोनों की टाइप्स क्या होती हैं, इनको हम आगे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, बाय द नेम ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड द ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। Okay guys, do you have any other question regarding the isomers? I think my screen basically disconnected. Just a minute. Is everyone able to see my screen? Okay, guys, I hope everyone is able to see my screen. So we are done with isomerism. We're done with stereoisomerism, structured isomerism. So that's all the types of isomerisms that are included in MDCAT syllabus. If anything, मैंने दो तीन ज़्यादा ही बताया, metamerism, tautomerism, they're not included, but yes, you should know these things. Then we have different types of formula. तो बहुत सारे बच्चों को this is a very basic thing, लेकिन I feel like everyone should have this thing कि आपके पास molecular formula, discrete formula, structural formula, three-dimensional formula, what are the differences between these different types of formulas, right? We have to know this thing. तो हमारे पास जो molecular formula होता है, it's basically, let's just say, जो हम ऐसे देखते हैं ना, CH4, ठीक है, हम लिखते हैं कि C6H12, C5H10, जो हम ऐसे नंबर करके लिख देते हैं ना कि कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन, हमें सिर्फ ये बात पता चल रही होती है। तो दैट इज नोन एज मोलेक्युलर फॉर्मूला, द कंडेंस्ड वर्जन, जिसमें अंदर से पता चल रहा है कितने कार्बन हैं, कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन, उनकी हमारे पास क्वांटिटी पता चल रही होती है, राइट? सो दिस इज व्हाट मोलेक्युलर फॉर्मूलाज आर। डिस्प्लेड फॉर्मूला में क्या करना है, आपने पूरे के पूरे हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको आपने खोल कर लिख लेना है, आपने एक एक एच को, एक एक बॉन्ड को क्लियर तरीके से दिखाने है। देखना मैंने आपको बिल्कुल ओपन करके पूरा स्ट्रक्चर दिखाया है। दिस इज द डिस्प्लेड फॉर्मूला। देन वी हैव द स्केलेटल फॉर्मूला। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस थिंग, ये हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं, दिस इज नोन एज स्केलेटल फॉर्मूला। दिस इज नोन एज स्केलेटल फॉर्मूला। स्केलेटल फॉर्मूला में आपको एक बात याद रखनी होती है, अगर आपको ऐसी कोई अचानक से बनाकर दे दें एग्जामिनर और आपसे पूछे कि इसका फॉर्मूला क्या है, या कोई भी इसका रिएक्शन वगैरह करा रहा है, तो आपने घबराना नहीं है। आपको एक बात बतानी चाहिए कि एवरी कॉर्नर रिप्रेजेंट्स अ कार्बन, राइट? तो दिस इज व्हाट स्केलेटल फॉर्मूला में हमें पता होता है कि एवरी कॉर्नर रिसेंबल्स अ, एवरी कॉर्नर मींस कि देयर इज अ कार्बन, राइट? अगर मैं आपको सीधे सीधा करके दिखाऊं ना, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, तो इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक CH3, CH2, CH2 and again CH3। ठीक है, इट्स लिटरली दिस रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस, जिसको देख के सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखा है, राइट? सो दिस इज व्हाट स्केलेटल फॉर्मूला इज। एंड थ्री डायमेंशनल फॉर्मूला में बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास बार बार ऐसे यूं करके लाइंस बनाई हुई होती हैं, ये डॉटेड लाइंस वगैरह बनाई होती हैं। दिस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द थ्री डायमेंशनल फॉर्मूला। आई फील लाइक ए लेवल किड्स वगैरह वुड नो दिस थिंग कि हम पढ़ते थे वहां पे इसे। बट वेरी थिंग इसका बेसिकली बताने का 3D स्ट्रक्चर्स का दिखा देते हैं कि कौन से एच हमारी तरफ पॉइंट आउट करे, कौन सा एच हमसे अवे पॉइंट आउट करे।
It's not that important. I just wanted to like make sure you guys have the summary of different types of formula. बहुत दफा confusion होती है छोटी छोटी बातों की, so I just wanted to clear this thing कि what molecular formula, what discrete formula, and what skeletal formula are, and इनके बीच में क्या क्या difference होते हैं हमारे पास. Okay. So yes, that was it for today. This is literally the topic जो आपके पास complete topic है about the introduction to organic chemistry and the fundamentals of organic chemistry. This is literally the यही पूरा आपके पास यही basic चीजें जो आपको पता होनी चाहिए. And इसके बाद we proceed with कि what alkanes are, what alkenes are, what alcohols are, what aldehydes are. All of this, these are different other chapters जो हम आगे वाली classes में इंशाल्लाह करेंगे. But apart from that, yeah, this is it for today. This was the class. I hope you all liked the class. If you guys have any questions, you guys can type it out in the chat and I'll answer that. And do tell me if you guys did understand something or कोई मसला वगैरह था तो. Enantiomers का जो word आपने याद रखना है ना, optical isomers के लिए याद रखना है. Stereoisomerism is a class. It's a different thing. देखो, just look at this table. Isomerism होते हैं दो तरीके के. Structural isomerism, stereoisomerism. What is the another name for structural isomerism? Constitutional isomerism. What is another name for stereoisomerism? Configurational isomerism. Right? अब stereoisomerism के ये दो टाइप्स हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड ज्योमेट्रिक आइसोमर्स. ज्योमेट्रिक आइसोमर्स में हमारे पास सिस आइसोमर बन रहा होता है, ट्रांस आइसोमर बन रहा होता है. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर हमारे पास एनैंशियोमर्स बन रहे होते हैं. व्हाट आर एनैंशियोमर्स? एनैंशियोमर्स आर बेसिकली नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस. कौन से कंपाउंड्स हमारे पास मिल रही होती हैं? कायरल कार्बन. जिन कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास कायरल कार्बन होता है, दे आर एबल टू फॉर्म एनैंशियोमर्स. कैसे? मिरर इमेजेस बनाते हैं विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल. दैट्स इट. इसके अंदर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है. Enantiomers are basically a type of, yeah, you can say this thing that enantiomers are a type of stereoisomerism, or enantiomers are basically what happens in what is formed in the optical isomerism. Any questions, guys? I hope everything is clear. Now, if you have any questions, I can answer those questions for you. Is everything clear? Okay, so that was all for today. पूरे एमडी कैट सिलेबस में पीएमडीसी का चैप्टर है, उसके अंदर यही सारी लिखे हुए कि आपके पास सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या हैं. Apart from that, we are done. That's all from my side today. If you guys have any questions, I'm here for a minute and then I can answer your questions. Do tell me if you guys did understand things or no. Total number of lectures, we'll be covering the whole MDCAT ka jo syllabus hoga, we'll be covering all of that. But as far as if you're talking about this particular chapter, आपका fundamentals of organic chemistry था, we're done with that chapter. इस चैप्टर के अंदर यही सारी बातें इंक्लूडेड थी. इसके बाद यू बेसिकली स्टार्ट विद द चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स, जिसके अंदर आप अल्केन, अल्कीन्स एंड यू लर्न अबाउट बेंजीन है. इसके बाद जितनी भी डिफरेंट क्लासेस है, एंड वील ऑब्वियसली डू कवर द होल चैप्टर. दिस इज जस्ट अ डेमो फॉर टुडे फॉर यू गाइस टू नो कि हाउ वी विल बी टीचिंग.
Okay, guys, so that was all from my side. If you guys have no questions, then we're gonna end this thing.